Yes, people, I'm going to start. First of all, very good afternoon here. Good afternoon online. So, we are going to start with the exam oriented batch for the May 25th attempt. इसमें एक तो क्रैश बैच भी है. क्रैश बैच है इन द सेंस आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, बट थोड़ा स्पीड से होगा. ऐसा नहीं रहेगा कि यार चीजें स्लो चलेगी. आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, बट थोड़ा स्पीड से होगा. और May 25 के जो एग्जिस्टिंग बैच के बच्चे हैं उनका रिवीजन भी साथ में होगा. ठीक है. देखिए, अगर आपको May 25 में इनकम टैक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, जैसे अभी रिसेंटली अपने यहाँ से 3 रैंक आई, आपको ये पता होगा. जो 19th रैंक थी उसके मार्क्स आपको पता है कितने? 91 मार्क्स है. मतलब टैक्स सब्जेक्ट के अंदर उसको 91 मार्क्स आ रहे हैं, तो हम भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. जो राजपूत करके था, आदित्य राजपूत, उसके 70 मार्क्स है एंड मेनी स्टूडेंट स्कोर दी एग्जामिशन. तो ये सब स्कोर करना पॉसिबल होता है, लेकिन आपको उसके लिए पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए पहले प्लान बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको अप्रोच करना है. अगर ये होगा तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे बच्चों. तो हम आज के दिन, पहले दिन तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं, बट स्टार्टिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक रोड मैप तैयार करेंगे. मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, कैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कैसे हमको अप्रोच रखना चाहिए, हमें क्या चीज पहले पढ़ना चाहिए, क्या चीज बाद में पढ़ना चाहिए, कौन से नोट्स रेफर करना है, क्या होगा. मैं एक एक चीज आपको आज बता देता हूं. वी हैव वेरी लेस टाइम गाइस, 2 महीने बचे हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारा ये सिलेबस होगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका होगा इस सब्जेक्ट के अंदर. देखिए, अगर आपको May 25 में अच्छा स्कोर करना है इस सब्जेक्ट में, तो आपको बच्चे, जो मैंने वर्ड ढूंढ के निकाला है वो है रैप. इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? रैप करना पड़ेगा. अगर आप रैप करेंगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. तो सर रैप का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज तो बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन. फिर उस प्रोविजन को आपको सेकंड नंबर पे याद रखना पड़ेगा, दैट इज रिटेंशन. देखो, एक तो क्या पढ़ना है? पहले प्रोविजन. प्रोविजन बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद उसको क्या करना है? चीजों को याद रखना है. तीसरा, जो ये ए वर्ड है, इट्स एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन हमें करना है. एंड जो फोर्थ चीज है वो है आप प्रैक्टिस करिए उस चीज की. देखो, आपके पास अभी जो टाइम है, ये फैन ऑफ कर दीजिए प्लीज 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 प्लीज, अगर कोई कर सकता है तो, है ना, आवाज डिस्टर्ब होती है. तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और मजा आ जाएगा. 4 चीज करनी. सबसे पहले तो क्या पढ़ना है? प्रोविजन. जब भी प्रोविजन पढ़े, डिटेल में आपको क्या करना है? प्रोविजन को पढ़ना है. एग्जाम में इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सेकंड, आपको उसको याद रखने की कोशिश करना है. मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ाते पढ़ाते भी रिवाइज करवाता हूं, तो उससे चीजें आपको क्या होगी? याद. एक स्पेशलिटी है कि यार आप याद भी कर सकते हैं, मेरे साथ आप रहेंगे तो. एंड प्लस एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के अंदर आपको यह है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और साथ में और आपको क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं, क्लास के बाद करना है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा. अब ये रैप करने के लिए हमको इनकम टैक्स को कैसे अप्रोच करना है, तो मैंने ने सोचा है कि इनकम टैक्स को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. देखो, मैं जो सोच रहा हूं ऐसा नहीं है कि वो 100% हर किसी को सूट करेगा, लेकिन जो मैंने बहुत एनालिसिस करके सोचा कि यार अच्छा मार्क्स कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अब मेन एम है कि यार आपको मार्क्स अच्छे आए. तो मैंने सोचा यार इनकम टैक्स को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहले पार्ट के अंदर कुछ चैप्टर्स को रखते हैं. जैसे सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें इस पार्ट के अंदर, रेसिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस करके चैप्टर है. 4 से 5 नंबर का एग्जाम में आ सकता है. मैं श्योरिटी नहीं देता हूं, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, लेकिन 4 से 5 नंबर तक का पूछा जा सकता है. इसलिए मैं ग्रुप बना रहा हूं कि इस ग्रुप के अंदर से इतने मार्क्स के आने के क्या रहेंगे? चांसेस. अब हो सकता है कि ग्रुप में एक चैप्टर आए, एक चैप्टर ना आए, तो वो आपको कॉम्पनसेट कर देगा. तो भैया रेसिडेंशियल स्टेटस. सेकंड है बच्चे आपका अदर सोर्सेस. सेकंड है आपका अदर सोर्सेस. सो अदर सोर्सेस को मैंने इस ग्रुप में रखा है. तीसरा, और ये उस रैंकिंग में मैं रख रहा हूं जिस रैंकिंग में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना. तो ये जो आपको मैं फर्स्ट बोला है, तो मैं आपको रेसिडेंशियल स्टेटस क्या करूंगा? फर्स्ट पढ़ाऊंगा. सेकंड हम क्या करेंगे? अदर सोर्सेस पढ़ेंगे. इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका क्लबिंग. एंड फोर्थ रहेगा आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड. आप एक चीज नोटिस करोगे, इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं? जो छोटे छोटे चैप्टर्स है
उनको हम एक ग्रुप में डाल रहे हैं, क्योंकि यहां से स्कोर करना थोड़ा सा क्या हो जाता है आसान। सी अगर आज ही के दिन से पीजीबीपी पढ़ना स्टार्ट करें, पीजीबीपी इज अ लेंथी चैप्टर, उसको पढ़ने में क्या लग जाएगा टाइम, उसमें टाइम लगेगा, बच्चों को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम ही आता है, क्योंकि वो उसमें अलग अलग चैप्टर्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो भाई पहले स्टार्ट ही कहां से करो, उन अलग अलग चैप्टर से जिसको दूसरे चैप्टर्स में क्या कर दिया जाता है, मिक्स। तो भाई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, देन विल मूव फॉरवर्ड टू रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम, एंड देन मेरा जो इस ग्रुपिंग के अंदर नेक्स्ट टॉपिक रहा है वो है डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन एवरीवन गाइस। तो ये हमने ग्रुप बनाया है, और ये ग्रुप के अंदर से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का। सर रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने में कितना समय लगेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने में लगभग हमें 2 दिन लगेंगे, अदर सोर्सेस को पढ़ने में लगभग हमें 3 दिन लगेंगे, क्लबिंग एंड सेट ऑफ के लिए मैंने 3 दिन अलोकेट किए हैं। देन टीसीएस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, देखो टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स की स्पेशलिटी की ज्यादा मिक्स नहीं होता है कहीं पर भी, और उसी का ही क्वेश्चन आता है, तो स्कोरिंग करना और क्या हो जाता है आसान। जिसने उस चैप्टर में ग्रिप कर ली उसको प्रोविजन याद है, अच्छा स्कोर कर सकता है। तो यहां पर अपन दोस्तों 3 से 4 दिन देंगे, डिपेंड कि मेरे को याद भी करवाना, मैं पढ़ाऊंगा पूरा, क्रैश भी रहेगा, थोड़ा स्पीड भी रहेगा, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं आपको एक एक चीज पूरा। रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम के लिए हमें मैक्स 1 या 2 दिन के अंदर हमारा खत्म हो जाता है, और फिर हम देंगे डिडक्शन को 3 दिन। आप जब सैलरी के क्वेश्चन करते हो तो बीच में डिडक्शन आ जाती है, आप पीजीबीपी के क्वेश्चन करते हो तो बीच में डिडक्शन आ जाती है। तो यार क्यों ना हम पहले ये सारी चीजों को कंप्लीट कर ले। आप सैलरी का क्वेश्चन कर रहे हो, क्लबिंग का एक पॉइंट क्या कर देते हैं, मिक्स। सो हमारी इन चैप्टर्स पे अगर ग्रिप होगी तो फिर हम दूसरे पार्ट के ऊपर जाएंगे। अब दूसरे पार्ट के अंदर दोस्तों एक पार्ट है सैलरी, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बात करेंगे दोस्तों पीजीबीपी की, जो हमारा सबसे खतरनाक चैप्टर है, और जो एग्जाम में 15 नंबर का जिसके ऊपर टोटल इनकम का क्वेश्चन बनता है, उसमें मेजर रोल कौन प्ले करता है, पीजीबीपी। सो भाई ये अब देखो मैं आपको बताऊं क्या, अगर आपने यहां बहुत अच्छा कर लिया, इसमें मेहनत कम है, इसमें आप देखो ना कितने दिन लग रहे, 6 7 8 और 12, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर, लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आपके 25 मार्क्स में से, चलो आप बुरा भी लिख कर आए 15 मार्क्स, तो बेटा 15 मार्क्स अगर आप इधर स्कोर करते, बुरा मैं बुरी की बुरी कंडीशन में बात कर रहा हूं, और इधर से स्टेप मार्किंग भी ले आते हो ना, तो जो इंसान ये सोचता है ना कि हम फेल हो रहे हैं, हमको मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो वो तो गलत ही बात है, फिर तो वो होगा ही नहीं। यहां पर अगर आपने स्टेप मार्किंग भी लिया है तो बहुत इजीली क्या कर दोगे स्कोर, यहां 25 में तो 10 नंबर लेकर आ जाओ, तो आपके कितने 15 + 10 कितने 25 ही 50 पास होने का टेंशन तो अपना क्या हो गया खत्म। पास होना ही आप 40 नहीं मानेंगे, इस सब्जेक्ट का बर्डन किसी और पे नहीं देने वाले, तो अपन यहां पर मानो कि यार भाई 50 नंबर आपका आ जाए तो अपना काम हो जाएगा पीजीबीपी। फिर अपन यहां पर देखेंगे बच्चों कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स। तो सर आपको ग्रुप क्यों कर दिया, देखो पिछले अटेम्प्ट में क्या हुआ कि सैलरी का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ, 2 मतलब 15 नंबर में 2 पॉइंट किसके पूछे, सैलरी के, बेसिक सैलरी और अलावेंस करके पूछ दिया। अब अगर इसको आपने क्या करा, ग्रुप बना के नहीं पढ़ा और इंडिविजुअल चैप्टर के हिसाब से वेटेज दे लिए, तो आपकी बैंड बच जाएगी। हो सकता है आपने पढ़ के गए, सैलरी बहुत टाइम दे दिया लेकिन आया नहीं। कैपिटल गेन्स देखो इसमें एक और हैक है, कैपिटल गेन्स जो है इजीली स्कोरेबल है, मैं आपको बोलता हूं इजीली स्कोरेबल। इसमें क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है तो कैपिटल गेन का ही वो लोग पूछते हैं, तो कैपिटल गेन को आप चाहो तो इधर भी रख सकते हो, किधर, ये वाले ग्रुप में, ये मैं आपको बोल सकता हूं चाहो तो यहां रख सकते हो। ये 6 नंबर का ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आता है, कैपिटल गेन हर अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का। तो जब हमको ये कंफर्म हो गया कि भाई हर अटेम्प्ट में 6 नंबर का आ रहा है, तो आपने इसको उधर उठा के रख दिया, इसकी ज्यादा मिक्सिंग भी नहीं होगी, तो बढ़िया है भैया फिर। बट अभी मैं यही रख रहा हूं उसको कैपिटल गेन्स को। एंड फिर बच्चों यहां पे रहेगा हाउस प्रॉपर्टी हेड करके। ये सब करने के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा इस ग्रुप में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हमें क्या करने पड़ेंगे सॉल्व, जहां पर देखो कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर वेराइटीज बहुत है, सेक्शन बहुत है, कोई भी चीज किसी से मिक्सअप हो सकती है, इसलिए मैंने वो रैप में पहला वर्ड बोला प्रोविजन अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके प्रोविजन के ऊपर अच्छे से ग्रिप है तो फिर चांसेस ये है कि यार आपको कैसा भी कॉम्बिनेशन आए, एक अनोखा ही कॉम्बिनेशन आ गया तो फिर आप वो भी सॉल्व कर पाओ। अभी जैसे वो खुश से जो मेरी बात हुई थी जिसके 91 मार्क्स आए, उन्होंने बोला सर ये चैप्टर तो हमने अच्छे से करे, ये चैप्टर तो हमने अच्छे से करे। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सर पीजीबीपी का वही क्वेश्चन आ गया जो अपन ने क्लास में किया था। तो अब हुआ क्या कि 15 मार्क्स का वही क्वेश्चन मिल गया उसको, तो इधर तो सब इजी है स्कोर करना,
और इधर से वो क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स क्या हो गए अच्छे। और मान लो कि कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास प्रोविजन तो है, आप उसको अप्लाई करके स्टेप मार्क्स तो ला सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैंने ना बहुत सारी मतलब रिसर्च करके पास्ट 20 अटेम्प्ट्स को देखकर मैंने ना ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कि जो इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, अलग अलग सेक्शन को मर्ज करके क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। तो जैसे मैं आपको अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे एक सेक्शन है, सेक्शन 56 to 10, आपको सबको पता होगा ये किसका सेक्शन है ना। मेरे को ये कॉम्बिनेशन मैंने इतने सारे निकाले कि यार ये सब ऐसा पूछा जा रहा है, तो ये सब कहां काम आएंगे मालूम है अपने को, केस सिनेरियो में। ये सारे कॉम्बिनेशन कहां आएंगे, केस सिनेरियो में। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपके, वो इस पे बेस्ड है। 56 to 10 यानी गिफ्ट का प्रोविजन, प्लस वो क्या करते हैं उधर से 50C, जो कैपिटल गेन्स में 50C होता है। आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, कम प्राइस पे करी, तो फिर ऐसा, तो वो वाली सारी बातें यहां पर आती है। इसके बाद अगर वो बिल्डर हो तो क्या लगता है 43CA। आपको कभी याद हो कि अगर अपन जब इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो उसपे क्या लगता है आपका, TDS। आपको एक सेक्शन याद होगा 194IA, या एक सेक्शन था 194LA। तो अब ऐसे मैंने क्या करे हैं, काफी सारे कॉम्बिनेशन, मतलब अभी तो ये कितने बने हैं 12, अब मान के चलिए मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन होंगे 15। इन 15 कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी मैं क्या करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। आपको याद होगा एक सेक्शन है प्रेजेंटिव टैक्सेशन का 44AE का, है ना। 44AE के साथ में एक सेक्शन और लगता है 40 क्लॉज भी, है ना। तो 40, तो इस केस के अंदर बच्चों इसका भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो आपको ये सारे कॉम्बिनेशंस में करवाऊंगा जो मैंने एनालिसिस किए कि इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, पूछ रही है। डन। तो मैंने आपको बोला इस तरीके से पढ़ेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद एक सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। ये वाला अगर आप सेगमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप शेयर का रास्ता चूज कर रहे हो बेटा। ये वाले सेगमेंट से आप स्टार्ट करोगे तो फिर हो सकता है कि आपका थोड़ा मोरल क्या हो जाए, डाउन हो जाए। छोटे छोटे चैप्टर में अच्छे फटाफट ग्रिप कर दिया तो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वो आपको इधर हेल्प करने वाला है। अब बात आती है कि सर आप पढ़ाओगे किस चीज से, है ना, आप पढ़ाओगे किस चीज से। तो दोस्तों इस नए अटेम्प्ट के लिए मैं खुद भी आप लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैंने खुद ने नए नोट्स बनाए, पूरे के पूरे नए नोट्स। ये पूरे के पूरे जो नोट्स है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। आप ये राइटिंग पे थोड़ा मत जाना, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं राइटिंग को थोड़ा और इंप्रूव कर पाऊं, लेकिन फिर भी क्लास से तो बहुत बेटर राइटिंग है। देखिए इसके अंदर, इस नोट्स के अंदर पास्ट 20 अटेम्प्ट्स के जितने स्पेशल पॉइंट भी आए होंगे ना किसी प्रोविजन को लेके, तो उसको मैंने हाईलाइट किया है, उसको अलग से लिखा है। एक एक चीज हमको इस चैप्टर को पढ़ते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूट किस तरीके से पूछ रही है, ये सब कवर किया है। एंड दोस्तों इसके बाद में मैंने आपको लास्ट में सारे क्वेश्चंस दे दिए पास्ट अटेम्प्ट्स के, जो हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे, और आपको यही करके जाना है। आपको इस शीट के अलावा कुछ नहीं देखना है। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस है तो आपको ना मॉक टेस्ट पेपर के कोई टेंशन करना है, ना आरटीपी का टेंशन करना है, ना पीवाईक्यू का टेंशन करना है, ना मॉड्यूल का क्वेश्चन। मैंने सारी स्टडी कर ली, जो मुझे बेस्ट लगा और जहां पर सारी चीजें कवर हो गई वो सारे मैंने इसको इस शीट में इंक्लूड कर दिया है। तो हर चैप्टर की ऐसी शीट में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं क्लास में नोट्स नहीं बनवाने वाला, क्योंकि उसमें नोट्स में क्या होगा, अपना टाइम जाएगा, है ना। आपको पता ही है हर बार मैं नोट्स बनवाते ही हूं, लेकिन इस बार मैं खुद पहले से ही लिख के लाया कि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आपको ये चीजें शेयर कर दूं। मैं डिस्कशन पे मेरा क्या जाए, टाइम फटाफट हमारा हो जाए और फिर क्वेश्चन करने में हमारा टाइम चला जाए, वो चलेगा। राइटिंग थोड़ी आप समझना। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, चीजों को बढ़िया डिवाइड कर लिया, मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, आपको ये जम जाना चाहिए। एंड इस तरीके से हम पढ़ने वाले, कॉम्बिनेशन की मैंने बात कर दी, और कॉम्बिनेशन के बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी मैं आपको अलग से करवाऊंगा। ओके। डाउट के लिए बच्चों एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप पे डाउट पूछोगे, इतने मैसेजेस आते हैं क्लास के बीच में, मैं देख नहीं पाता हूं, तो वो अलग से टेलीग्राम ग्रुप पे आप जब भी डाउट पूछो, आई विल गिव यू टाइम, 24 घंटे का समय दे देना रिप्लाई करने के लिए। तो उस 24 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अभी, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके ऑनलाइन। तो ये आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं पहला चैप्टर जो चालू कर रहा हूं वो किससे है, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम करके है। रेसिडेंशियल स्टेटस में हमें जो सेक्शंस देखने हैं वो देखना है, एक तो सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। अच्छा एक चीज और, हो सकता है इसके अंदर मैंने जो क्लास में लिखा उससे भी कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको मिल जाए,
क्योंकि वो मुझे जो जो चीज दिखी और ऐसा लगता है कि वो एग्जामिनर उस पर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो वो भी एड ऑन अपन कर लेंगे। आपके पास नोट्स बने होंगे, नहीं तो ये नोट्स अभी क्लास में लिखना मत, सिर्फ समझने पे क्या करना, फोकस करना। ऑलरेडी चीजें आपके पास है, जो स्पेशल पॉइंट है जो हो सकता है कि नहीं लिखे हो, तो वो आप बाद में उसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन। देखिए सेक्शन 5 में लिखा है कि भाई स्कोप ऑफ इनकम, रेसिडेंट का स्कोप क्या होता है और नॉन रेसिडेंट का स्कोप क्या होता है। सेक्शन 6 में लिखा है कि रेसिडेंट क्या होता है और नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं। सेक्शन 7 में रिसीड इन इंडिया क्या होता है। सेक्शन 8 के अंदर कोई डिविडेंड के लेके टैक्सेबिलिटी का पॉइंट होता है, और कब किसी इनकम का सोर्स इंडिया मानते हैं, ये कहां लिखा है, सेक्शन नंबर 9 में। चैप्टर चालू करने से पहले, जो भी अपन चैप्टर चालू करेंगे उसके पहले मैं आपको क्या दूंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा कि ये चैप्टर को पढ़ते टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वो पढ़ते हैं विदाउट डायरेक्टली गोइंग टू द प्रोविजंस। सबसे पहला है कि इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबिलिटी सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट है तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, इसलिए यहां पे लिखा है अगर आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं है बट आपकी इनकम का नेक्सस कहां से है, इंडिया से, तो टैक्स देना पड़ेगा। आपको याद होगा मैं एक वर्ड बोलता हूं हमेशा, रेसिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल, मतलब सारी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल। एंड नॉन रेसिडेंट के लिए वही इनकम टैक्सेबल होती है जिसका नेक्सस क्या होता है, इंडिया। नेक्सस इंडिया का मतलब क्या, या तो वो अर्न कहां से की गई हो, इंडिया से, या रिसीव कहां की गई हो, इंडिया में। ठीक है सब। इसके बाद फॉर रेसिडेंट ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, ऐसा है। फॉर नॉन रेसिडेंट whose income nexus is with India is only taxable, या तो उसका सोर्स इंडिया हो या फिर वो रिसिप्ट इन क्या हो, इंडिया। अच्छा, सिटीजनशिप कैसे होती है, सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलती है ना। सिटीजनशिप कैसे मिलती है, बाय बर्थ मिलती है, लेकिन जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन इंडिया में रुके, आपका स्टे कितना था इंडिया में, तो उसके ऊपर आपका क्या डिपेंड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस। देन अच्छा, इंडिया में रहने का मतलब बच्चों याद रखना कभी भी नहीं होगा कि कंटिन्यू पीरियड ऑफ टाइम पे रहना पड़ेगा। हो सकता है आप 3 दिन रहे, चले गए, फिर आए, वो भी क्या होता है, आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के डेज कैलकुलेशन में काउंट होता है। स्टे में भी कंटिन्यूअस हो और नॉट हो, ऐसा नहीं है कि भैया आप बिजनेस की प्लेस पे रहेंगे तो ही रेसिडेंट मानेंगे या घर पे रहेंगे तो ही रेसिडेंट मानेंगे। आप इंडिया में कहीं पर भी रहो, फैक्ट्री में रहो, ऑफिस में रहो, जहां पर भी रहना है आप रहो, आप इंडिया में काउंट किए जाओगे, उतने नंबर ऑफ डेज आपको माना जाएगा कि आप इंडिया में है। हम एक बात जरूर याद रखेंगे, जब भी हमें किसी व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना होता है तो उसके पासपोर्ट में लिखा होता है कि वो कब आया कब गया। तो ये याद रखना है कि जब वो आता है, जब वो आने वाला दिन है, जो अराइवल वाला डे है, उसको भी क्या मानना है, इंडिया में। फॉर एग्जांपल वो 2 अप्रैल के दिन इंडिया में आता है तो हम ये मानेंगे कि वो 2 अप्रैल को कहां पे था, इंडिया में था। अब आप बोलोगे कि सर कि वो 2 अप्रैल को मतलब लाइक शाम को आ रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आपको पूरा की पूरा दिन कहां मानना है, इंडिया में। और जिस दिन वो जाता है उस दिन भी क्या मानना है, इंडिया में है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर वो 3 अप्रैल को इंडिया में आता है, 3 अप्रैल 2024 को इंडिया में आता है और वो चला जाता है 7 जुलाई 2024 को, 7 जुलाई 2024 को, तो अब बताइए कैसे, कितने दिन कैलकुलेट करोगे आप। अच्छा, 3 को इंडिया में मानना है, नहीं मानना है, 3 को इंडिया में मानना है। वी हैव टू कंसीडर कि 3 को वो कहां पे था, इंडिया में था। तो होगा कि अप्रैल में होते हैं बच्चों 30 दिन, 30 में से वो 2 दिन इंडिया में नहीं था, तो अप्रैल के कितने दिन इंडिया में था, 28 दिन था। अप्रैल के बाद मई के कितने दिन, 31, जून के कितने दिन, 30, और जुलाई 7 को भी मानना है कि वो कहां पर है, इंडिया में। तो ये हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आने वाले दिन को भी इंडिया में मानते हैं और जाने वाले दिन को भी इंडिया में कंसिडर किया जाता है। तो टोटल कितना आ गया आपका, 96 डेज करके ये होगा। अब नेक्स्ट बात आपको ये याद रखनी है, रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल कैलकुलेट किया जाता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी साल रेसिडेंट हो, किसी साल वो रेसिडेंट ना हो, ठीक है। देन अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट ऑफ 1 और मोर कंट्रीज, ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक देश से ज्यादा के क्या बन जाओ, रेसिडेंट बन जाओ। ही मे बी लाइबल फॉर टैक्स इन 1 और मोर कंट्रीज, हो सकता है कि उसे इंडिया में भी क्या देना पड़े, टैक्स, और दूसरी कंट्री में भी क्या देना पड़े, टैक्स। जैसे वो इंडिया और दुबई का रेसिडेंट, लेकिन वहां समस्या नहीं आएगी क्योंकि इंडिया में तो क्या लग जाएगा, टैक्स, दुबई में क्या नहीं लगेगा, टैक्स। लेकिन अगर वो लंदन का रेसिडेंट है, यूके का रेसिडेंट है, तो उस केस के अंदर 2 जगह क्या लग सकता है, टैक्स। बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब डबल टैक्सेशन होता है
तो एक रिलीफ मिल जाती है ना, वेरियस काइंड्स ऑफ रिलीफ्स आर अवेलेबल। एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की मैं आपको बात कहता था हमेशा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में, और वो सरकार रिलीफ दे देती है। डबल टैक्सेशन हुआ है तो आप जिस कंट्री के रेसिडेंट हो वो आपको कुछ केसेस में रिलीफ दे देती है अगर कंडीशंस फुलफिल होती है तो। फिर अब है ना क्या होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद ये लोग कहते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि आपको उस व्यक्ति की इनकम निकालनी है। तो इनकम निकालने के लिए क्या होता है कि यार कुछ इनकम तो एग्जम्प्ट होती है, तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर के साथ कुछ इनकम जो एग्जम्प्ट होती है, वैसे तो बहुत इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन जो मैंने एनालिसिस करके यहाँ पे लिखा तो उन्होंने बोला कि साहब ये सारी मेजॉरिटी ऑफ द इनकम से जो इस चैप्टर के साथ पूछी जा रही है, मैं एग्जम्प्ट इनकम का पूरी लिस्ट बनवाऊंगा आपको, लेकिन वो कब बनवाऊंगा, लास्ट में। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन सी एग्जम्प्ट इनकम याद रखनी है उसकी लिस्ट ये आप लोगों के सामने है। सबसे फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो इंडिया के अंदर क्या होती है, जो एग्रीकल्चर आपने कहां किया है इंडिया में वो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर आप कहां कर रहे हो इंडिया के बाहर, तो फिर वो तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, दैट विल बी टैक्सेबल। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको कहा था रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है, रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है वो भी क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है एग्जम्प्ट होता है, नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है वो भी एग्जम्प्ट होता है। अगर शादी के दिन गिफ्ट मिलता है तो क्या होता है, एग्जम्प्ट। एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज की मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज मैरिज मैरिज, और जिसकी शादी है उसको क्या मिलना चाहिए, गिफ्ट। ऐसा नहीं कि भैया जो दूल्हे के पापा है उनको क्या मिल रहा है, गिफ्ट। गिफ्ट जिसकी शादी हो, दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट मिलेगा तो क्या रहेगा, एग्जाम। अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, बस आपको ये बता रहा हूं कि ये पॉइंट्स आप याद रखिए, उसके बाद चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी आपको। फिर देखो दोस्तों क्या होता है, जो आपको पता होगा जो इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं, वो इंडिया के रेसिडेंट तो नहीं है, लेकिन उनकी इनकम पे इंडिया में क्या लगता है, टैक्स। क्योंकि आगे जाके सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिलती तो उसका सोर्स क्या होता है, इंडिया। अभी मैं आपको बताऊंगा। अब क्या है कि उनको सैलरी मिल रही है, तो जो एम्बेसी में काम करने वाले लोग हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो तो टैक्सेबल होती है, दैट सैलरी इज टैक्सेबल। लेकिन अगर उनको फॉरेन अलावेंस मिल रहा है, क्या मिलता है, फॉरेन अलावेंस, या फिर उनको क्या मिलते हैं, पर्क्स, तो अगर उनको पर्क्स मिल रहे हैं या फॉरेन अलावेंस मिल रहा है आउटसाइड इंडिया, वो पूरा की पूरा क्या होता है, एग्जाम्प्ट। अब वो कहेंगे कि साहब एक एम्बेसी में काम करने वाला व्यक्ति है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है, सैलरी उसकी कितनी है, 10 लाख है, उसको फॉरेन अलावेंस मिले और पर्क्स भी मिले, तो आपको सिर्फ सैलरी को ही क्या करना है, टैक्सेबल। एक बात और हमेशा याद रखना है कि जब भी उस इनकम को टैक्सेबल करना है तो उसका हेड अप्लाई करना है, क्योंकि वो सैलरी तो आएगी, ग्रॉस सैलरी होगी, उसमें से क्या देनी पड़ेगी, डिडक्शन। बच्चे भूल जाते वो 50,000 की डिडक्शन देना, या फिर अगर जिन लोगों ने अभी अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है मैं उनको बताऊंगा आगे जाके जब हम सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे कि डीटीआर के अंदर अमेंड होकर सैलरी की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितनी हो चुकी है, 75,000 हो चुकी है। तो आपको ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी सैलरी लेनी है, लेकिन ये चीज क्या है, एग्जम्प्ट है। फॉरेन अलावेंस और पर्क्स, फॉरेन अलावेंस एंड पर्क्स दोनों क्या है, एग्जम्प्ट है। फिर देखो जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होता है, अब हम सेविंग अकाउंट कहां ओपन कर सकते हैं, बैंक में भी ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस कहां ओपन, सेविंग अकाउंट कहां ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी। तो आपको पोस्ट ऑफिस से जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो 3500 रुपए पर एनम तक क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला 7,000 रुपए का, तो कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा उसका, 3500 रुपए का एग्जम्प्ट हो जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, आपको वहां से शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। आपको याद होगा कि शेयर इन प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म से मिलता है वो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पे ऑलरेडी क्या लग चुका होता है, टैक्स। एचयूएफ से जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो भी ऑलरेडी क्या होता है, एग्जम्प्ट, क्योंकि एचयूएफ पे क्या लग चुका होता है, टैक्स। तो आपके लिए वो एग्जम्प्ट है। वो कहेंगे कि भाई एक नॉन रेसिडेंट व्यक्ति है, उसकी इंडिया में पार्टनरशिप फर्म है, उसको शेयर इन प्रॉफिट मिला है, तो क्या वो टैक्सेबल होगा, नहीं। आप बोलोगे कि इंडियन इनकम है लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो चीज क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म पे क्या लग चुका है, टैक्स। फिर देखो दोस्तों जो नॉन रेसिडेंट होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, हमारे देश में हम चाहते हैं कि फॉरेन करेंसी आए, वो रह तो बाहर रहे, लेकिन वो अपना पैसा जो कमा रहे वो कहां जमा कर दे, इंडिया में। तो इंडिया में अगर वो जमा कर दें तो सरकार ने उनके लिए एक अकाउंट ओपन करने की परमिशन दी, उसको बोलते हैं एनआरई, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल करेंसी अकाउंट। मतलब उसमें वो फॉरेन करेंसी में पैसे क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। अब उनको क्या मिलेगा, ब्याज। अब तो इंडिया से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो तो क्या होगा, टैक्सेबल। लेकिन याद रखना एनआरई अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। एनआरई अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। फिर अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन मिलता है, कोई भी कॉम्पनसेशन मिलता है, कोई भगदड़ वगैरह हो गई, कोई आतंकवादी हमला हो गया, वॉल्केनो इरप्शन हो गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, किसी भी वजह से ट्रेन हादसा हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, तो जिसको या तो कोई
जिसको कोई डैमेज वगैरह हो गया उसके लिए कंपनसेशन मिल रहा है, उस मरने के बाद घर वालों को कंपनसेशन मिल रहा है। तो एक बात याद रखना, इंडिया में जब भी कंपनसेशन मिलेगा वो क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। एग्जाम्प्ट ये गवर्नमेंट लिखा है, ये गवर्नमेंट में यहाँ पर ये भी याद रखना, जनरली गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर सब गवर्नमेंट यानी लोकल अथॉरिटी से भी कंपनसेशन मिलेगा तो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। और स्कूल में जो स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, एजुकेशन की स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी क्या होती है, एग्जाम्प्ट। ठीक है, नहीं नहीं वो एग्जाम्प्ट नहीं है लोकेश, वो एग्जाम्प्ट नहीं है भाई, वो एग्जाम्प्ट नहीं है, है ना। तो मैं आपको बेटा प्रोवाइड करूंगा ग्रुप के अंदर, आपको ऐड करूंगा, लास्ट में स्कैनर दूंगा, उसमें आप ऐड हो जाओगे। आई विल प्रोवाइड यू दी नोट्स। देखिए कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट होती है फटाफट से, जो इस चैप्टर में काम आएगी, और लिखवाऊंगा बाद में एग्जाम्प्ट इनकम। सबसे पहले तो कौन सी, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है, गिफ्ट मिलता है तो एग्जाम्प्ट होता है, अगर शादी के टाइम पे गिफ्ट मिलता है तो एग्जाम्प्ट, और ऊपर रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो एग्जाम्प्ट। अच्छा एक चीज और याद आनी चाहिए आपको, अगर गिफ्ट किसी और से मिलता है ना, गिफ्ट किसी और से मिलता है ना, शादी है ना रिलेटिव है, तो उसके अंदर 50,000 तक की लिमिट है। जैसे ही 50,000 की लिमिट को क्या करेंगे, क्रॉस, तो पूरी इनकम क्या हो जाएगी, है ना, पूरा जो अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर जो एम्बेसी में काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी एग्जाम्प्ट है कि पर्क्स और अलावेंस एग्जाम्प्ट है, उनके जो पर्क्स और अलावेंस है वो एग्जाम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस से कितना इंटरेस्ट मिलता है तो एग्जाम्प्ट है, 3500 तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट आपको शेयर मिलता है पार्टनरशिप फर्म से या एचयूएफ से, वो भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट। एनआरई अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जाम्प्ट है। कॉम्पनसेशन डिजास्टर के टाइम पे कुछ इनकम होती है तो वो भी गवर्नमेंट से, वो एग्जाम्प्ट रहेगी। और इसके बाद स्कॉलरशिप मिलती है तो क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अब जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें एग्जाम्प्ट इनकम भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्प्ट इनकम तो इनकम में ऐड ही नहीं होगी, लेकिन जीटीआई यानी कि डिडक्शन भी तो मिलेगी। तो आपको बोलेंगे कि भाई वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसकी टोटल इनकम क्या करिए, कैलकुलेट। तो आपको एग्जाम्प्ट इनकम का भी ध्यान रखना है, उसको ऐड नहीं करना है, डिडक्शंस का भी ध्यान रखना है। अब देखो डिडक्शन तो कितनी सारी थी, आपको बहुत बड़ा 80C 80 ट्रिपल सी 80CCD1 80CCD2 TTA TTB GGB GGC करके QQB RRB TTA TTB, तो कितनी सारी है। लेकिन मैंने ये देखा कि इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, इस ऐसे तो कुछ भी कर सकते देखो वैसा नहीं, लेकिन जो उनने किया है ये 4 सेक्शन ज्यादा पूछते हैं किसके साथ, रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ। जो इसके क्वेश्चन है इसमें 80C का ध्यान रखना है, 80D यानी मेडिकल प्रीमियम का ध्यान रखना है, 80TTA बच्चों 80TTA आपको याद है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, है ना। सेविंग बैंक अकाउंट हो, पोस्ट ऑफिस हो या कुछ भी हो, तो उसका वो क्या होता है, इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है कितने तक, 10,000 तक। जब डिडक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब देखो क्या है, हम जो भी चैप्टर पढ़े, अब मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा तो दूं, इन सब बातों को कुछ बच्चे जो नए हैं जो क्रैश में आके पढ़ रहे हैं, अब उनके एंगल से सोचो कि उनको मैं सीधा की सीधा ये रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा दूं और बाद में बोल दें कि अपने आप मर्ज कर लें, टीटीए टीटीबी और ये सब मर्ज कर ले, तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं पहले ही लिख के दे दिया कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन सेक्शंस को मर्ज किया जाता है। और सुनो, अभी आपको बताया पोस्ट ऑफिस से सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना एग्जाम्प्ट है, 3500। अच्छा सुनो, आपको मिला 8,000, कितना मिला 8,000, तो कितना एग्जाम्प्ट है, 3500। लेकिन सुनो 80 अब आपका जुड़ा कितना आपकी इनकम में, आपका 8,000 में से कितना माइनस कर दो, 3500, तो बचा कितना 4500, वो आपकी इनकम में जुड़ा ना। तो टीटीए या टीटीबी की क्या मिल सकती है, एग्जाम्पशन मिल सकती है। वो इनकम जो जुड़ी है वो 10,000 तक, या टीटीबी के अंदर लिमिट कितनी होती है 50,000 तक, उसकी डिडक्शन मिलती। ये सोचोगे नहीं ना, आप कभी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको उस चैप्टर के नहीं, उस चैप्टर के अराउंड की चीजों को भी क्या करना है, कवर करना है, तो यू विल गेट मार्क्स। फिर हाँ एक बात और याद रखिए, डीटीआर में डिडक्शन नहीं मिलती है, डिडक्शन सिर्फ किस में मिलती है, ओटीआर में मिलती है ना। लेकिन 3 सेक्शन जो मैं आपको बताए थे जिसकी डिडक्शन डीटीआर में मिलती थी, 80CCD2 80CCH2 और 80JJA। डिडक्शन जब आएगा तब बताऊंगा, अभी आप लोगों को शायद याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये चीज मैंने आपको कही थी, ठीक है। हाँ, और जब भी कोई हेड की इनकम निकालें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उस हेड का फॉर्मेट याद कर लें। जैसे अगर सैलरी का है तो भाई सैलरी में अलावेंसेस पर्क्स सब ग्रॉस सैलरी माइनस क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन। वो 50,000 75,000 मत भूले, आपकी टोटल इनकम गलत होगी, जीटीआई गलत होगी, टैक्स कैलकुलेशन गलत होगा, वो जरा सी एक गलती आपको पूरा बैंड बजा के छोड़ेगी। और फिर हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है, आपको याद होगा 24A के अंदर जिसमें 30% की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है, वो देना ना भूले। अच्छा एक बात याद रखना, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड लिखा है, इसका मतलब तो कोई टेंशन नहीं है, सैलरी कंप्यूट करके दी है। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा लिखा है कि इतना रेंट मिलता है, उसको पर मंथ 25,000 रुपए क्या मिलता है, रेंट, तो सुनो 25,000 रुपए रेंट मिलता है, वो कौन सा रेंट है, एक्चुअल रेंट है। वो कौन सा रेंट है, एक्चुअल रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट से चालू होता है, याद करो, एक्सपेक्टेड रेंट 0, कुछ भी नहीं दिया है तो एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर,
वैकेंसी। अब वो बोलेंगे कि रेंट मिलना चालू हुआ 1 मई से, 1 जुलाई से, तो 2 महीने क्या था, वेकेंट था। आप स्टेप्स याद करना, अगर एक एक इतना सा भी लिखा हो ना कि उसको बस 25,000 रुपए पर मंथ का रेंट मिल रहा है, तो आप उस हेड की पूरी स्टेप्स याद करना। फिर आएगा जीएबी, फिर आएगा आपका म्युनिसिपल टैक्स, ढूंढना कहीं चुपचाप से तो म्युनिसिपल टैक्स नहीं दे रखा है उसने। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करना चाहिए। रेंट मतलब रेंट नहीं सोचना है, रेंट मतलब आपको इनकम फ्रॉम क्या सोचना है, हाउस प्रॉपर्टी, उसका फॉर्मेट आपको पूरा याद आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलिए, अब ये सारी बातें का ध्यान रखने के बाद हम क्या करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल जो है वो कहाँ गिवन है, सेक्शन नंबर 6 में। हर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, इंडिविजुअल का अलग होता है, एचयूएफ का अलग होता है, पार्टनरशिप फर्म का अलग होता है। अगर किसी इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनना है तो सरकार ने कितनी कंडीशन दे रखी है, 2 कंडीशन। उसको 2 बेसिक कंडीशन कहूंगा मैं, क्या कहूंगा, 2 बेसिक कंडीशन। 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक फुलफिल हो जाएगी तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। अच्छा, रेसिडेंट बनना अच्छी बात है कि बुरी बात है, मैंने आपको कहा था रेसिडेंट बनना बुरी बात है, पापी हो आप, आपको पाप लगेगा, आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो जो इंसान नॉन रेसिडेंट है वो अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ दो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया का रेसिडेंट रहोगे तो इंडिया में क्या लग सकता है, टैक्स लग सकता है। आपकी सारी इनकम, आपकी ग्लोबल इनकम क्या हो सकती है, टैक्सेबल। उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसके 5 रेस्टोरेंट दुबई में है और इंडिया में कुछ भी नहीं, बस रहता कहां पर है, इंडिया के अंदर। तो दुबई में तो टैक्स लगता नहीं, लेकिन इंडिया वाले रेसिडेंट के नाम से उसकी ग्लोबल इनकम को क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। सो रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना है तो आपको स्टे देखना पड़ेगा, कितने दिन आप रुके, कितने दिन आप इंडिया में रुके, आपका स्टे कितना था। तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना हो, 182 डेज या उससे ज्यादा, एग्जैक्ट 182 डेज भी होगा तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट, या उससे ज्यादा भी होगा तो आप क्या कहलाओगे, रेसिडेंट। ये कंडीशन है, या तो ये फुलफिल कर लो। अच्छा, प्रीवियस ईयर मतलब ये स्टे कब देखना है, प्रीवियस ईयर में देखना है। हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर है वो क्या है, 24-25। जो असेसमेंट ईयर है वो, अब 25-26 में टैक्स पे करते हैं, तो 25-26 में कैसे टैक्स पे करेंगे, वो डिपेंड करेगा 24-25 के रेजिडेंशियल स्टेटस पे। ठीक है, सो ये रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करने वाला है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 24-25 में उसका स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा था या नहीं था। हो गया तो बात खत्म, हो गया, बन जाएगा रेसिडेंट। अगर कोई का स्टे 182 दिन से कम का है तो बेटा उसके लिए क्या लग सकता है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका स्टे कितना हो जाए, उसका स्टे कितना हो जाए इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर यानी करंट ईयर, यानी 24-25 में कितना हो जाए, 60 दिन या उससे ज्यादा। और प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले कितने साल, 4 साल में उसका स्टे कितना हो जाए, 365 डेज या उससे ज्यादा, तो आप क्या कहलाओगे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे। 2 सेकंड कंडीशन के अंदर कितनी कंडीशंस है, 2 कंडीशन है कि आपका प्रीवियस ईयर के अंदर स्टे होने वाला है कितना, 60 डेज या उससे ज्यादा, एंड उसको छोड़ के पिछले 4 साल का टोटल, 4 साल कंटिन्यूस हो नहीं हो, मुझे किसी भी साल हो किसी भी साल नहीं हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। लेकिन क्या होता है, सेकंड वाली कंडीशन जो रेसिडेंट बनने की है कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। ये अच्छी बात है, उन लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर उनको रेसिडेंट बनना है तो सिर्फ कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होने वाली, फर्स्ट, वो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ही क्या बन पाएंगे, रेसिडेंट। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो सबसे फर्स्ट क्या है बच्चों, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के, जॉब करने के लिए या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह करने के लिए इंडिया छोड़कर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं, और सेकंड कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। उसको फर्स्ट कंडीशन से ही क्या बनना पड़ेगा, रेसिडेंट बनना पड़ेगा। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। सेकंड जो बात आती है, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। मैंने हाईलाइट कर, देखो सारे वर्ड हाईलाइट कर दिए जिन पे ध्यान रखना है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और किसका मेंबर होना चाहिए, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। फॉरेन शिप होगा तो क्या होगा बच्चों, फर्स्ट कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी, सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी। इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है तो ही आपके ऊपर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। और तीसरा ये था कि इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट। कहां पर कहां आता है, इंडिया घूमने के लिए आता है। कौन, इंडियन सिटीजन
या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट, तो भाई आपके ऊपर सेकंड वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है। मैं हमेशा एग्जांपल में अपने ब्रदर को यूज करता था, यूएसए में रहता है, घर वालों से मिलने आएगा, विजिट पे आएगा, तो उसके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, फर्स्ट। थोड़े समय पहले सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आई थी, थोड़े समय पहले सरकार क्या करके आई थी, एक अमेंडमेंट लेकर आई थी, ध्यान से सुनना वो अमेंडमेंट क्या था, कि यार भाई कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर उसकी इंडिया से इनकम, किससे, इंडिया से इनकम, इंडियन इनकम किससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो भाई आपके ऊपर फर्स्ट कंडीशन तो एप्लीकेबल थी सही ऑलवेज, सेकंड कंडीशन भी क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल। लेकिन सेकंड कंडीशन जब एप्लीकेबल होगी ना तो एक मॉडिफिकेशन के साथ होगी, वहां 60 दिन नहीं लेंगे प्रीवियस ईयर में, कितना लेंगे, 120 डेज। अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी इंडियन इनकम, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट, और उसकी इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख, देन सेकंड कंडीशन विल अप्लाई, बट इंस्टेड ऑफ 60 डेज विल यूज 120 डेज। अब सुनना, बात ये आती है कि सर इनकम कौन से साल की देखनी, 15 लाख जो है वो हमें कब के देखने हैं, 15 लाख जो है हमें प्रीवियस ईयर में देखने हैं, कि अगर उसके प्रीवियस ईयर में कितने एक्सीड हो जाए, 15 लाख। अब ध्यान से सुनना, सर ये 15 लाख जीटीआई है कि 15 लाख टोटल इनकम है, इंडियन इनकम का मतलब क्या, इंडियन इनकम का मतलब क्या, टोटल इनकम। एक सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 45, वो ये कहता है कि आपको उस पर्सन की क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, टोटल इनकम, मतलब वो फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी, इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहां पर उस व्यक्ति की क्या निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम में फॉरेन सोर्सेस की इनकम नहीं आएगी, ध्यान से सुनना, फॉरेन सोर्सेस की इनकम नहीं आएगी। जैसे मान लो कि जो ब्रदर है मेरा, उसको यूएस में सैलरी मिल रही है, उसको यूएस में से 50 लाख की क्या मिलती है, सैलरी, वो काउंट नहीं होंगे। लेकिन उसने इंडिया में घर है जो किराए पे दे रखा है, वो घर से जो उसको किराया आ रहा है वो तो क्या होगा, काउंट। अच्छा किराया आ रहा है उसको 1 लाख रुपए पर मंथ, तो मुझे बताओ 1 लाख इंटू 12 करूंगा कि 1 लाख इंटू 12 माइनस 30% करूंगा, क्योंकि जब भी मैं बोल रहा हूं इनकम निकाल, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं हम सारे हेड्स को फॉलो करते हुए, डिडक्शंस वगैरह देते हुए। उसने इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी बच्चों, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी तो अपन जीटीआई, जीटीआई के बाद क्या करेंगे, डिडक्शन। अब उसकी मान लो इंडिया से इनकम निकल रही 16 लाख, और जो डिडक्शन है वो कितने की है, 1.5 लाख, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 14.5 लाख। अब मुझे बताओ टोटल इनकम देखना है तो फिर वो इस रूल में आया कि नहीं आया, नहीं आया। हमको क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, टोटल इनकम। देखिए ये पढ़ते हैं, हाउएवर इफ टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस इज मोर देन व्हाट, 15 लाख in the previous year, then second condition will apply. Income earned outside India from a, आप देखो यहां पर एक और एक चीज है, अब मान लो कि जो इनकम हो रही है मेरे ब्रदर की वो इंडिया के बाहर हो रही है, लेकिन उस बिजनेस को वो कंट्रोल कहां से कर रहा है, इंडिया से। ध्यान से सुनना, उसकी यूएस में इनकम हो रही है कितने की, 2 लाख की, बिजनेस कर रहा होगा कुछ भी, उसको तो उसकी इनकम हो रही है 2 लाख की, और वो तो काउंट नहीं होगी, लेकिन उसको कंट्रोल कहां से कर रहे हैं। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल निकला, वो प्रोफेशनल निकला तो उसने वो प्रोफेशन सेटअप कहां किया था, इंडिया में। तो याद रखना, ऐसी इनकम जिसका प्रोफेशन इंडिया में सेट हुआ हो, या फिर जिसको कंट्रोल कहां से कर रहे हो, इंडिया में, भलाई वो हो कहां रही है, फॉरेन में, उसे कहां मानना पड़ेगा, इंडिया में कंसिडर करना पड़ेगा। ये पॉइंट पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने काफी देखा है कि इसके ऊपर क्या करे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो ये चीज है बेटा। मैं डाउट सबके लास्ट में ले लूंगा, आप लास्ट में पूछ लेना, बीच में डाउट क्या होंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर, तो मुझे डाउट को लेने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार अपन बोल देते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। रेसिडेंट बनना है तो कितनी कंडीशन है, 2 है ना, प्रीवियस ईयर में स्टे कितना हो, 182 डेज या उससे ज्यादा, और फिर या तो फिर प्रीवियस ईयर में स्टे हो 60 डेज या उससे ज्यादा, देन उसके पिछले 4 सालों का टोटल हो 365 डेज या उससे ज्यादा, तो आप क्या कहलाओगे, इंडिया के रेसिडेंट। जो सेकंड कंडीशन है वो कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, और तीसरा इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट। लेकिन होगी 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 अगर इनकी इंडिया से टोटल इनकम किससे ज्यादा होगी, 15 लाख से ज्यादा होगी, तो इनके ऊपर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल होगी। इंस्टेड ऑफ 60 भी कितना लेंगे, 120 डेज। अच्छा मेरे ब्रदर की इनकम है इंडिया से 18 लाख रुपए की इनकम है खेती से, बताओ
सेकंड एग्जाम इनकम है, तो वो टोटल इनकम में क्या नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। तो जब वो क्वेश्चन देखे गए तो उस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, आपको कुछ और नोट्स या कुछ और रेफर करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाए हैं और जो आईसीआई पूछ रही है ना उसके हिसाब से काम किया है। आप आके मुझे बोलोगे कि सर आप कुछ कॉम्बिनेशन बना के दे दो, तो मैं वैसे हजारों कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, आपने वो 1000 भी कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रखे होंगे, आके क्वेश्चन एक नया दूंगा, आप वो नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत वास्ट है। जब हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो हमको वही फोकस करना है कि आईसीआई क्या पूछ रहा है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अलावा हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात कवर है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि सर इंडियन सिटीजनशिप तो क्या होती है, बाय बर्थ होती है, इंडियन सिटीजनशिप तो क्या होती है, बर्थ होती है, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं जिसका खुद का जन्म या उसके पापा मम्मी में से किसी एक का जन्म या दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म अखंड भारत में अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। कहां हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में। डस इंडियन इनकम इंक्लूड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, 100% बेटा, क्योंकि वो टोटल इनकम निकालनी है, तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तो टोटल इनकम में क्या होगी, टैक्सेबल, तो वो वाली इनकम भी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट, इनकम को कंसिडर करना पड़ेगा बच्चे। इंडिया से टोटल इनकम हमें कैलकुलेट करनी होती है, टोटल इनकम कैलकुलेट करते टाइम सारे प्रोविजन अप्लाई करने होते हैं। तो सेक्शन 5 में लिखा है कि रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, डन। राजदीप आपका क्वेश्चन था ये चीज। अब देखिए यहां पर इफ अ पर्सन इज रेसिडेंट, अब पर्सन रेसिडेंट होता है बच्चों, तो या तो क्या बनता है वो आरओआर या फिर क्या बनता है आरएनओआर। अगर किसी इंडिविजुअल को क्या बनना है, आरओआर, आरओआर बनना है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, तो कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, दोनों एडिशनल कंडीशन है, वो दोनों एडिशनल कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। दोनों एडिशनल कंडीशन में पहली कंडीशन प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, कौन सा साल छोड़ दो, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब क्या, 24-25 को छोड़ दो, 24-25 के कितने साल, पिछले 10 साल में एटलीस्ट 2 बार तो क्या रहा हो, रेसिडेंट। एंड प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पहले के कितने साल, 7 साल, उसमें इंडिया में स्टे रहा हो 730 दिन या उससे ज्यादा, तो आप क्या कहलाओगे, इंडिया के आरओआर। ये देखो 2 कंडीशन है, ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, और ही मस्ट बी इन स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज और मोर इन पास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो आप क्या बन जाओगे, आरओआर। होशियार बच्चों ध्यान से सुनना, जो वो नई कंडीशन थी 120 वाली कंडीशन थी, कौन सी, वो 120 दिन वाली, जिसकी टोटल इनकम किससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा। अगर वो रेसिडेंट बनता है ना उस कंडीशन से, तो हमेशा आरएनओआर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, आरएनओआर। आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो आरओआर है या फिर आरएनओआर है। ठीक है, डन। अब इसके बाद है ना रेसिडेंशियल स्टेटस में एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि यार अगर कोई किसी भी देश का इंडियन सिटीजन है, डीम्ड रेसिडेंट करके एक प्रोविजन है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, वो क्या कहता है, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, ये बात सब पे एप्लीकेबल नहीं है, कौन, आप इंडियन सिटीजन हो और आपकी इंडिया से इनकम, कौन सी इनकम, टोटल इनकम, कब, प्रीवियस ईयर में 15 लाख से क्या हो, ज्यादा हो, 15 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, नहीं बेटा ये तो, अच्छा मैं ऐड वही, ही मस्ट स्टे फॉर एटलीस्ट 730 डेज और मोर इन 7, थैंक यू बेटा, बता दिया आपने, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रहा बेटा, है ना, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक यू। तो इंडियन सिटीजन, अब ध्यान से सुनो, इंडियन सिटीजन, इंडिया से इनकम किससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा, किसी भी देश का रेसिडेंट नहीं है, घूम रहा फिर रहा, एंजॉय कर रहा है, कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहा है, तू इधर आ, तू इधर आ, तू कहां का रेसिडेंट है, इंडिया में क्या लग जाएगा, टैक्स। सुन ना, इंडिया का तू रेसिडेंट बनेगा ना, रेसिडेंट बनेगा ना, बनेगा तो आरएनओआर बनेगा, क्या बनेगा, आरएनओआर। चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या रहेंगे, आरएनओआर। ठीक है, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, ये भी ध्यान रखना है, कौन सी, टोटल इनकम निकालते टाइम क्या ध्यान रखना है कि जो इनकम कहां अर्न करी है, आउटसाइड इंडिया, अर्न भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसको कंट्रोल कहां से कर रहे हैं, तो उसको 15 लाख में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उसको 15 लाख के कैलकुलेशन में क्या करेंगे, इंक्लूड। या फिर कोई प्रोफेशन है जिसकी इनकम आप इंडिया के बाहर रिसीव कर रहे हो,
प्रोफेशन बाहर कर रहे हो लेकिन वो सेटअप कहां हुआ था, इंडिया में, तो आपको 15 लाख में वो क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बात थी आपके इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन 6 हमने यहाँ पे सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 हमने क्या किया, एंड किया। देखो मैं इसमें सेक्शन पे नहीं गया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 हमने ये सारे पढ़ लिए, लेकिन मैं उस पर गया नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है इस पे सेक्शन पे दिमाग लगाने की। वो आएगा अपना पीजीबीपी 40A1 ना 40A2 ना बड़ा वाला A2 ना छोटा वाला A2, वो सब वहां पर अपन सेक्शन याद रखने की कोशिश करेंगे, टीडीएस में याद रखने की कोशिश करेंगे, डिडक्शंस में याद रखने की कोशिश करेंगे, यहां नहीं कर सकते। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो आरओआर है, दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो आरओआर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस, एचयूएफ को रेसिडेंट कब कहते हैं, तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल बहुत सिंपल है, अगर एचयूएफ का कंट्रोल, पढ़ो ना आप खुद ही पढ़ना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है, 1.0% भी क्या हो जाएगा, इंडिया, तो आपको क्या हो जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। अगर एचयूएफ रेसिडेंट होती है तो या तो वो आरओआर होती है या फिर आरएनओआर होती है। अगर एचयूएफ को आरओआर बनना है तो कर्ता को पापी बनना पड़ेगा। कैसा पाप करना पड़ेगा कर्ता को, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, 24-25 को छोड़ दो, पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 2 बार क्या रहा हो, रेसिडेंट, एटलीस्ट 2 बार क्या रहा हो, रेसिडेंट। एंड प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, पिछले 7 सालों में स्टे कितना हुआ, 730 दिन या उससे ज्यादा। तो एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए कर्ता का स्टेटस भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, कर्ता का खुद का इंडिविजुअल स्टेटस भी निकलता है और एचयूएफ का भी अपना स्टेटस निकलता है, तो हो सकता है एचयूएफ में भी नॉन रेसिडेंट बट कर्ता में भी समथिंग एल्स, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, दोनों का स्टेटस अलग अलग निकालेंगे। चांसेस कम होते हैं एग्जाम में किसका, एचयूएफ का आने का। किसका होता है सबसे ज्यादा, किससे पूछते, वो इंडिविजुअल से पूछते। और जब से उनको मजा आ गया ना 15 लाख वाला क्लॉज में, तो तब से वो क्या फोकस करने लग गए, वो 15 लाख के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे पूछे जाने वाले। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, कंपनी को रेसिडेंट कब कहते हैं, तो भाई भारतीय कंपनी हो, भारतीय कंपनी हो तो भैया रेसिडेंट हो, फॉरेन की कंपनी हो तो उनका क्या, पोयम, पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या हो, इंडिया होगा तो ही वो रेसिडेंट है। माइक्रोसॉफ्ट है, उनका पोयम इंडिया में नहीं है। पोयम इंडिया में होने का मतलब यह है कि ग्लोबल लेवल के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कहां बैठ के लिए जाते हैं, मैक्सिमम बोर्ड मीटिंग्स कहां बैठ के लिए जाती है, अगर वो सब इंडिया में हो रहा है तो वो क्या है, रेसिडेंट है, नहीं तो वो क्या होंगे, नॉन रेसिडेंट। और अच्छा, कंपनीज के केस में दिमाग नहीं लगाना, या तो वो रेसिडेंट है या तो वो नॉन रेसिडेंट है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आरओआर या फिर आरएनओआर। इसके अलावा कोई और पर्सन है, इसके अलावा कोई और पर्सन है, कोई भी और पर्सन है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर उस, जैसे पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, इंडिया से। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, देखो ये डे टू डे कंट्रोल मैनेजमेंट की बात नहीं है ना, एचयूएफ में भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर ऐसे मैनेजमेंट की बात है जहां पे ग्लोबल या फिर बड़े लेवल के, टॉप लेवल के क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस। वो होली या पार्टली इन इंडिया है तो फिर पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई क्या बन जाएंगे, इंडिया के रेसिडेंट, अदरवाइज वो क्या रहेंगे, इंडिया के नॉन रेसिडेंट। नो कॉन्सेप्ट ऑफ आरओआर या फिर आरएनओआर। आरओआर और आरएनओआर का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहां पर आएगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ के अंदर आने वाला है। डन बच्चों, है ना। ये हमारा क्या था, सेक्शन नंबर 6 रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके बाद दोस्तों आता है कि अगर आप पता चल गया कि आप आरओआर हो, आरएनओआर हो, एनआर हो, तो फिर क्या होगा आपके साथ, तो भैया आपका स्कोप पता चलेगा आपको। एक बात हमेशा याद रखना, आरओआर के लिए सारी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। आरओआर के लिए जो सारी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी और ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। आरएनओआर को कुछ फायदा मिल जाएगा आरएनओआर होने का, और एनआर के लिए तो कुछ फायदा मिल जाएगा उसको, तो ऐसा है। चलिए, जिसने क्वेश्चन पूछा था इनकम कैलकुलेट करने में रिसीव को काउंट करना है कि नहीं करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया किसके लिए टैक्सेबल होती है, आरओआर हो, आरएनओआर हो, एनआर हो, एनआर हो, सबके लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। फिर इनकम का अगर सोर्स इंडिया है, जब भी आपको पता चल जाए कि किसी इनकम का सोर्स क्या निकल जाए, इंडिया, तो वो सबके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, सबके लिए टैक्सेबल होगी। अब हमने इस तरीके से क्लास में इसको क्लासिफिकेशन करके लिखा था कि थोड़ा क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो। बिजनेस इनकम इन इंडिया, आपकी बिजनेस इनकम इन इंडिया है, देखो ये सोर्स का एक्सटेंशन चल रहा है, ये सोर्स का क्या कर रहा हूं मैं, एक्सटेंशन। जैसे आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो आपकी बिजनेस का सोर्स क्या है, इंडिया। जैसे ही लिखा मिल जाए बिजनेस इनकम इन इंडिया, तो और कंट्रोल भी कहां से है, इंडिया, इन इंडिया लिखा हुआ मिल जाए ना, तो वो चीज क्या हो जाएगी, चाहे आप आरओआर हो, आरएनओआर हो, एनआर हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपसे क्या लिया जाएगा, टैक्स। बिजनेस इनकम इन इंडिया बट कंट्रोल क्या है, आउटसाइड इंडिया। बिजनेस इनकम इन इंडिया आ गया ना, कंट्रोल कहीं पर भी हो, सबके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल।
फॉर एवरी पर्सन इट इज टैक्सेबल। तो इनकम अगर इंडिया में रिसीव करोगे तो सबको टैक्स देना है, इनकम का सोर्स क्या हो जाएगा इंडिया, तो सबको टैक्स देना है। अगर आपका इंडिया में बिजनेस है, कंट्रोल कहीं से भी हो, तो आपको इंडिया में क्या लगेगा, टैक्स। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बट कंट्रोल फ्रॉम क्या करते हैं, इंडिया। तो ये किसके लिए टैक्सेबल होती है, आरओआर और आरएनओआर। यहां से रिलीफ मिलना चालू हुआ क्या, नॉन रेसिडेंट का। अगर एक नॉन रेसिडेंट है लेकिन इंडिया से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर भी लिया उसने और बिजनेस इनकम कहां हो रही है, इंडिया के बाहर, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया और कंट्रोल भी क्या है, आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया। तो सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है, आरओआर, आरएनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। देन दोस्तों फिर ये था अदर इनकम आउटसाइड इंडिया। अदर इनकम जैसे बिजनेस के अलावा कुछ सैलरी की इनकम है ना, बिजनेस के अलावा सैलरी की इनकम आ गई, आपको ब्याज मिल रहा है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, अदर इनकम आउटसाइड इंडिया। तो उसमें कंट्रोल वंट्रोल तो नहीं करना पड़ता, बिजनेस को कंट्रोल करना पड़ता है, बाकी चीजों को थोड़ी कंट्रोल करना पड़ता है। तो अदर इनकम आउटसाइड इंडिया जो है सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है, आरओआर, आरएनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होने वाला। फिर ये बात तो सबको याद रखनी पड़ेगी कि एग्जाम्ड इनकम तो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। एग्जाम्ड इनकम की हमने क्या करी थी, लिस्ट बनाई थी, है ना, अभी ऑल अपन में आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। पोस्ट ऑफिस का कितना एग्जाम्ड होता है, 3500 रुपए तक एग्जाम्ड। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में क्या होती है, एग्जाम्ड। बाहर की एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, टैक्सेबल। एनआरई का जो इंटरेस्ट मिलता है वो अकाउंट के अंदर, है ना, उनके अकाउंट में क्या होता है, एग्जाम्ड होता है। दिवाली के टाइम पे गिफ्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, वो टैक्स। एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है वो एग्जाम्ड होता है। शादी के टाइम पे जो गिफ्ट मिलता है, और लिस्ट आएगी आगे आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए यही लिस्ट मैंने देखी है। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट बच्चों, पास्ट अनटैक्स जो प्रॉफिट होते हैं, जैसे जैसे मेरा भाई है, भी वहीं रह रहा है, पैसे भी वहीं रिसीव करता है, नॉन रेसिडेंट है, कुछ भी इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जब वो इंडिया में आएगा, पैसे लेकर आएगा, पैसे बचा कर आएगा, तो क्या वापस टैक्स देना पड़ेगा क्या उसको, नहीं। इस पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो है किसी के लिए भी क्या नहीं होते, टैक्सेबल नहीं होते। वो इंडिया में आ गया, रह लिया और वहां से वो पैसा जो कमाया था वो लेकर आ रहा है, बाद में लेकर आ रहा है, तो उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। और इनकम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम प्रोफेशन, देखो ये वाला पॉइंट भी काफी ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है, इनकम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। क्या पे सेटअप किया है, प्रोफेशन सेटअप। इनकम तो कहां हो रही है, बाहर, लेकिन प्रोफेशन कहां सेटअप है, इंडिया में। तो ये आरओआर और आरएनओआर के लिए टैक्सेबल होगी, ये एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है, ये एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात समझो, ये पॉइंट वहां पर भी आया था, बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, या फिर एक और एक पॉइंट था बिजनेस इनकम, नहीं सॉरी, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, लेकिन इनकम कहां हो रही है, आउटसाइड इंडिया। 15 लाख के कैलकुलेशन में इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अच्छा मुझे बताना, 15 लाख के कैलकुलेशन में, जो 15 लाख का कैलकुलेशन करेंगे, बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल जो है वो भी आउटसाइड इंडिया, उसको इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं, उसको इंक्लूड करने वाले नहीं है। अच्छा बिजनेस इनकम इन इंडिया, उसको तो क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो तो कहां की इनकम है, इंडियन की इनकम है, तो आपकी टैक्सेबिलिटी में वो चीज आ जाएगी। डन। अब एक बात हमेशा याद रखना, ये जो रिसीट है ना, रिसीट, आप इंडिया में इनकम रिसीव कर लेते तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो आपने कोई सी, एक बात ये भी याद रखो कि इनकम रिसीव करना, पता चला लोन रिसीव को भी इनकम मान लो, इंडिया के अंदर आपको क्या मिल रहा है, इनकम मिलेगी, तो आपको क्या करना है, रिसीव हो रही है तो आपको क्या करना है, आपने इनकम दुनिया में कहीं पे भी कमाई हो ना, उसको इंडिया में रिसीव करने का पाप मत करना, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, नहीं तो आपको क्या लग जाएगा, टैक्स। रिसीट का मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिसीट। आपकी जॉब लगती है, आप सिंगापुर जाते हैं, आप पैसे कहां रिसीव कर लेते हैं, अपने इंडियन अकाउंट में रिसीव कर लेते हो, तो आपको इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स। फर्स्ट टाइम कहां रिसीव करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिंगापुर में रिसीव करके इंडिया में भेजोगे तो फिर टैक्स लगेगा क्या, नहीं, फिर आपको रिसीव माना नहीं जाएगा। जब पहली बार मिलती वही चीज क्या रहती है, रिसिप्ट, ठीक है। अच्छा जहां चेक मिलता है ना, उस जगह को क्या मानते हैं, प्लेस ऑफ रिसिट मानते हैं। जहां चेक मिलता है, शकीर आई इंडिया में बिहार में डांस करने के लिए, और उसको बिहार में क्या मिला, बिहार में चेक मिल गया, बिहार में चेक मिल गया, थोड़े कैश उड़ा दिए लोगों ने, वो बोरा भर के लेके जा रही थी, तो उस केस में वो तो इंडिया में टैक्सेबल है ही सही। जो चेक उसने एनकैश कहीं और करवाया, एनकैश क्या करवाया, कहीं और करवाया, वो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिला तो कहां पर, इंडिया में। वैसे तो देखो दोस्तों अलग ही दिख रहा है, शकीरा नाची बिहार में, तो फिर उस केस में तो सोर्स इंडिया बन ही रहा है, लेकिन वो ठीक है, वो अलग बात है, सोर्स इंडिया बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन रिसीव भी तो क्या हो गया है, इंडिया। तो रिसीट रूल के हिसाब से क्या लग जाएगा, टैक्स। अच्छा एक बात और याद रखना, रिसीट रूल के हिसाब से टैक्स लग गया तो फिर सोर्स रूल के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा, देयर विल नॉट बी एनी डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन नहीं होने वाला है।
चलो सोर्स इंडिया कब मानते बच्चों, सोर्स इंडिया कब मानते हैं, सोर्स इंडिया किसे कहते हैं, इसके लिए क्या है आपका सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 करके सेक्शन है जो आपको बताएगा कि कौन सी इनकम का सोर्स इंडिया कब कहा जाता है। सबसे फर्स्ट सैलरी, सैलरी का सोर्स इंडिया कब मानते हैं, सैलरी देखो, सैलरी इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया इफ सैलरी इज अर्न, सर्विसेज आर रेंडर, सैलरी कहां रह के अर्न करी है, इंडिया में। इफ सैलरी का सोर्स इंडिया कब, जैसे क्या होता है बाहर के लोग हैं टीसीएस में काम कर रहे हैं, टीसीएस न्यूयॉर्क में है, टीसीएस न्यूयॉर्क में इंडियन कंपनी से क्या मिल रही है सैलरी, तो क्या उसका सोर्स इंडिया मान लेंगे क्या, वो बेचारे डेविड का पीटर का सोर्स इंडिया मान लेंगे क्या, थोड़ी मानेंगे उसका, लेकिन वो इंडिया में रहकर क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो फिर उसका सोर्स क्या रहेगा, इंडिया। सैलरी का सोर्स डिपेंड करता है रहने पर, रहने पर, रहने पर, रहने पर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, अब जैसे मान लो पीटर है, वो पीटर जो है इंडिया में आके, मुंबई में आके जॉब कर रहा है, अब वो दिसंबर का समय आया, दिसंबर का समय आया तो उनको एंजॉय करना रहता है बेटा, तो वो चले गए कहाँ पे, अपने घूमने फिरने, उनको छुट्टियां मिली ना, लीव ले ली उसने, जो लीव पीरियड होता है, सैलरी नहीं कटेगी, एंजॉय करेगा और सैलरी भी मिलेगी। तो सुनो, रह कहाँ रहा था वो, बाहर, बाहर चला गया, बाहर चला गया, लेकिन बाहर चला गया इसका मतलब चला ही गया कि आएगा भी, तो जो उसको सैलरी मिली होगी ना उन 2 महीने की, उसका भी सोर्स क्या होगा, इंडिया, उसका भी सोर्स क्या रहेगा, इंडिया, यही लिखा है, सैलरी पेड फॉर लीव पीरियड विच इज प्रीसीडेड सक्सीडेड, मतलब जिसका प्रीसीडेड सक्सीडेड बाय सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया है एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट शेल बी रिगार्डेड एज इनकम अर्नड इन इंडिया। भले ही वो बाहर रह के एंजॉय कर रहा है, उसकी सैलरी कहां मानी जाएगी, इंडिया में मानी जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 1 रिगार्डिंग सैलरी। सेकेंड रूल क्या था, देखो एम्बेसी वाले लोग हैं, इनको सैलरी तो क्या मिल रही है, इंडिया के बाहर मिल रही है, मिस्टर जयशंकर है, मिस्टर जयशंकर जो है इंडियन कनाडा में काम कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी के अंदर, तो भैया वो नॉन रेसिडेंट है, वहीं रहते हैं, पैसे भी कहां रिसीव करते हैं, कनाडा में, उन्होंने अकाउंट खोल दिया, वहीं रिसीव करते बेटा कनाडा में। अब सोर्स भी इंडिया नहीं है क्योंकि सर्विसेज आर रेंडर्ड इन कनाडा, लेकिन रूल्स नंबर 2 क्या बोलता है, जब भी भारत सरकार से आपको क्या मिलेगी, सैलरी, अच्छा भारत सरकार से आपको मिलेगी, दुनिया के किसी भी लोगों को मिलेगी कि सिटीजन ऑफ इंडिया को, क्योंकि उस एम्बेसी के अंदर झाड़ू पोछा मारने के लिए कनाडा के लोग भी होंगे, ठीक है, तो फिर उसमें जो उनको सैलरी मिल रही होगी उसका सोर्स इंडिया नहीं है, उसका सोर्स इंडिया नहीं है, जो इंडियन सिटीजन है उसी का सोर्स क्या रहेगा, इंडिया रहेगा, वो डीम टू अक्रूज और अराइज इन इंडिया। ये बात देखो, ये बात बहुत बार क्वेश्चन में पूछी, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, allowances and perks outside India is exempt, salary is taxable, तो जयशंकर की सैलरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, और जो अलावेंस है exempt, एंड पर्क्स भी क्या हो जाएंगे, exempt। इसके बाद आता है बच्चों रूल नंबर 3, डिविडेंड का रूल बहुत सिंपल है यार, डिविडेंड का सोर्स इंडिया कब मानते हैं, जब इंडियन कंपनी से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो उसका सोर्स क्या होता है, इंडिया। डिविडेंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भले ही कहां मिल रहा है डिविडेंड, आउटसाइड इंडिया, लेकिन किससे मिल रहा है, इंडिया, तो भैया फिर तो ये क्या हो जाएगा, उसका सोर्स इंडिया। पीटर है, उसके रिलायंस में शेयर से रिलायंस ने डिविडेंड घोषित किया, उसके लिए वो डिविडेंड क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बच्चों डिविडेंड टैक्सेबल कैसे होता है, इसके लिए है आपका सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, डिविडेंड इज टैक्सेबल या तो डिक्लेयर हो जाए उस साल या रिसीव हो जाए उस साल, क्या बोला, विचएवर इज अर्लियर। सेक्शन 8 क्या कहता है, डिविडेंड कैसे टैक्सेबल होगा, डिविडेंड या तो डिक्लेयर हो जाए लेकिन आपको मिला नहीं है, फिर भी आपको उस साल की क्या मानना पड़ेगा, इनकम, और रिसीट विचएवर इज अर्लियर। जनरली डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद ही क्या होता है दोस्तों, मिलता है, लेकिन आपको जब अदर सोर्सेस पढ़ाऊंगा तो देयर आर सेक्शंस जहां पे डिक्लेयर के बिना, टू सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए बी सी डी, इसमें कमेंट भी आया है एफ, तो मैं इसमें अमेंडमेंट्स भी जो अपने बच्चे हैं, कुछ हैं क्लास में जो 5-6 अमेंडमेंट्स मैंने देखे हैं जो अपने को पढ़ने रहेंगे, वो मैं क्लास में आपको कवर करूंगा, सारे मे के अमेंडमेंट्स अपने कवर होंगे क्लास में, ठीक है। ये बात थी किसकी, 8 की, सेक्शन 8 की। बच्चों आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का सोर्स इंडिया कब मानते हैं, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का सोर्स इंडिया कब मानते हैं। तो अब जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यार देखो इंटरेस्ट मिल रहा है, ध्यान से सुनना, एसबीआई को इंटरेस्ट मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, एग्जांपल लेने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी एसबीआई सब इंडिया में है, इनकी इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। बात क्या आती है, बात ये आती है कि यार कोई मिस्टर डेविड करके है, उसने लोन दिया है, उसने इंडिया में क्या किया है,
लोन दिया है किसी भी मुकेश अंबानी जी को क्या दे दिया, लोन दे दिया। अब उस डेबिट की रिसीव हो रही है इंटरेस्ट की इनकम, मुकेश अंबानी जी उनको क्या पे कर रहे हैं, ब्याज पे कर रहे हैं। वो पैसा कहां रिसीव करता है, यूएसए में, तो रिसीड इन इंडिया तो नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है, तो उसके लिए अब क्या इस इनकम का सोर्स माना जाएगा, मुकेश अंबानी अगर पैसे दे रहे हैं तो क्या उस इंटरेस्ट का इनकम सोर्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये इससे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। सबसे फर्स्ट कभी भी याद रखना कि वो रमेश सुरेश, रमेश हरेश लाला, इन सबको डिविडेंड सॉरी इन सबको इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलेगी, सब नाम से अपने क्या लग रहे, देसी लग रहे, तो इनके तो कोई टेंशन ही नहीं है। इनको जो रिसीव होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल। अपन को यहाँ पर ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में किसको रखना, नॉन रेसिडेंट को रखना। HSBC हांगकांग बैंक, HSBC हांगकांग बैंक, हाँ हांगकांग बैंक जो भी इसका नाम होगा, जो भी आप बोल दो, या फिर आप जितना भी आपको स्विस बैंक है, किसी भी बैंक का आप नाम ले लीजिए। भारत सरकार को लोन दिया, किसको लोन दिया, भारत सरकार को। भारत सरकार किसको ब्याज दे रही, किसको ब्याज दे रही है, HSBC बैंक को, हांगकांग बैंक को, मॉर्गन स्टैनली बैंक को, कोई से भी अड़ी सड़ी बैंक को लोन दे रहे, सॉरी इंटरेस्ट दे रहे। उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम का सोर्स हमेशा क्या रहेगा, इंडिया। इनकम का सोर्स हमेशा क्या रहेगा, इंडिया। फिर बच्चों देखो, वो जो डेबिट थे या जो भी फॉरेन बैंक्स थी, उन्हें लोन किसको दिया, मुकेश अंबानी जी को दिया। लोन किसको दिया, मुकेश अंबानी जी को दिया। रेसिडेंट को लोन दिया, किसी रेसिडेंट को, आप में कोई भी हो सकता है। तो क्या उसका सोर्स इंडिया होगा कि नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, जब भी रेसिडेंट से क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, रेसिडेंट से ब्याज मिलता है, तो जनरली सोर्स क्या होता है, इंडिया। जनरली उसका सोर्स क्या होगा, इंडिया। लेकिन बच्चों एक बात बहुत देखना जरूरी है, एक बात देखना जरूरी है कि उस पैसे का यूज कहां किया गया है। यूज कहां करना है, इंडिया में करना है। यूज भी कहां होना चाहिए, इंडिया में, तो ही सोर्स क्या होगा, इंडिया। अदरवाइज उसका सोर्स इंडिया मानेंगे नहीं, उसका सोर्स इंडिया नहीं मानने वाले। मुकेश अंबानी जी ने लोन लेके दुबई के अंदर अपना ऑफिस खोल लिया, तो फिर उस केस के अंदर पैसे जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा किसको, डेबिट को, कोई फॉरेन बैंक को, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका सोर्स क्या होगा, आउटसाइड इंडिया। उसका सोर्स इंडिया माना नहीं जाएगा। लेकिन वो डेबिट पगला निकला, इंडिया में, मुंबई में आके एंटीला के अंदर उसने पैसे ले लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि इंडिया में रिसीव कर लिया उसने। तो इस रूल से नहीं, तो उसको उस रूल से भी बचना है, वो भी ध्यान रखना है। फिर ध्यान से, इस पे एक अच्छा पॉइंट है और एक अच्छा क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं, आई थिंक पास्ट एग्जाम में पूछा है, ध्यान से सुनना। नॉन रेसिडेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, और डेविड है, डेविड नॉन रेसिडेंट यूएस का, उसका दोस्त पीटर वो भी नॉन रेसिडेंट, आपस में लोन खेल रहे वो। तो पीटर ने क्या करा, डेविड को लोन दे दिया। अब डेविड किसको ब्याज दे रहा है, हमको क्या करना, बाहर आपस में कितना भी खेलो कोई समस्या नहीं है, इसका कहीं सोर्स तो इंडिया नहीं है। लेकिन दोस्त वो पीटर ने पैसे का यूज कहां कर लिया, इंडिया में। पैसे का यूज कहां कर लिया, इंडिया में। तो डेबिट गया, डेबिट को इंडिया में क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम का सोर्स क्या बन जाएगा, इंडिया। लेकिन दोस्तों ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखना इसको। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो पीटर है ना, पीटर इंडिया में यूज तो करना चाहिए पैसे का, पीटर का इंडिया में यूज करना चाहिए। बिजनेस के लिए करे, प्रोफेशन के लिए करे, तो ही कंसीडर करना है, तो ही क्या बनेगा, सोर्स इंडिया। पीटर ने पैसे मुंबई में दुकान खोलने के लिए, उसको चाय की दुकान खोलनी थी, तो उसने चाय की दुकान खोलने के लिए क्या कर दिया, लोन ले लिया, ठीक है। बिल गेट्स गए, तो उसके बाद से वो डॉलिटी वाले चाय वाले को देख के उसने ही बोला कि मैं भी चाय बेचूंगा इंडिया में, ठीक है। तो लोग बहुत आते बाहर से, तो उसके लिए लिया, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन वो बोलता है कि साहब मैं तो इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, शेयर्स खरीदूंगा, क्या करूंगा, इंडिया में शेयर्स। ये बात किसके लिए एप्लीकेबल बोल रहा हूं मैं, रेसिडेंट। अच्छा, रेसिडेंट ने यूज इंडिया में किया हो, चाहे बिजनेस के लिए किया हो, चाहे प्रोफेशन के लिए किया हो, चाहे किसी भी काम के लिए किया हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट है वो पैसे का यूज किसके लिए करेगा, इंडिया में, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, तो ही क्या माना जाएगा, उसका सोर्स इंडिया, नहीं तो सोर्स इंडिया माना नहीं जाएगा। ये बात इंटरेस्ट पे भी एप्लीकेबल है बच्चों, यही बात किसके ऊपर एप्लीकेबल है, रॉयल्टी, और यही बात किसके ऊपर एप्लीकेबल है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, मैं आपको बताता हूं। रॉयल्टी का एग्जांपल दिया था, जैसे रॉयल्टी का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, फाइजर करके कंपनी है ना, फाइजर करके कंपनी है, उसने कोई फॉर्मूला बना लिया, और अपनी इंडियन कंपनी सिप्ला कंपनी, उसको क्या दे दिया, वो फॉर्मूला, पेटेंट, कॉपीराइट जो भी उसने बनाया वो यूज करने के लिए दिया। सिप्ला इज एन इंडियन कंपनी विल पे रॉयल्टी।
तो जब इंडियन कंपनी रॉयल्टी देगी तो उस रॉयल्टी का सोर्स क्या रहेगा? इंडिया। लेकिन याद रखना है कि सिप्ला को उसका यूज भी कहां करना है, उस फॉर्मूले का, उस असेट का, उस पेटेंट का, उस इंटेंजिबल असेट का यूज भी कहां करना है? इंडिया में। तो क्या बनेगा? सोर्स। सिप्ला बोलती है इंडिया में यूज नहीं करेंगे, हम रशिया में यूज करेंगे, तो फिर उसका सोर्स इंडिया नहीं है, उसका सोर्स इंडिया नहीं बनने वाला है फाइजर के लिए। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि फाइजर कंपनी ने कोई फॉर्मूला बनाया, कोई फॉर्मूला बना के किसको दे दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब रॉयल्टी मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब रॉयल्टी मिलेगी तो हमेशा सोर्स क्या रहेगा? इंडिया। आपको यूज देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया ने फॉर्मूला लिया, बांग्लादेश को दवाई चिपका दी, तो इस केस के अंदर कोई समस्या नहीं रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों जैसे ना फाइजर, फाइजर जो है वो से मुझे नहीं पता कहां की कंपनी है, इजराइल की होगी। ठीक है, तो इजराइल की कंपनी है। स्पुतनिक करके कंपनी, वो रशियन कंपनी है। ठीक है, तो असेट यूज करने के लिए रशियन कंपनी को दी। ठीक है, और वो जो रशियन कंपनी है वो रॉयल्टी दे रही है। अपने को क्या करना? दोनों आपस में खेले, नॉन रेसिडेंट, अपने को कोई टेंशन है क्या? नहीं। लेकिन उस रशियन कंपनी ने उस फॉर्मूले, पेटेंट का, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का यूज कहां कर लिया? इंडिया में। तो उसका सोर्स क्या हो जाएगा? इंडिया। तो जो रॉयल्टी किसको मिल रही है? फाइजर को मिल रही है, उसको इंडिया में क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स। लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखो, किसके लिए यूज करना है? नहीं, ये लिख के दिया है, ये बात सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इंटरेस्ट पे। रॉयल्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह का यूज या फिर कुछ भी चीजों का यूज आप किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो, बिजनेस पर्पस के लिए भी कर सकते हो और अदर। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बस याद रखना कि ये बात सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंटरेस्ट। जो मैंने बताया था वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंटरेस्ट पे। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारा फोकस, मैं एक प्रोविजन फटाफट पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरा फोकस रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करें? सॉल्व। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये रूल तो आपको सबको पता होगा, कैपिटल असेट का सोर्स इंडिया कब मानते हैं? कैपिटल असेट का सोर्स इंडिया कब मानते हैं? कैपिटल असेट का सोर्स इंडिया तब मानते हैं कैपिटल असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, है ना। तो जो भी कैपिटल गेन अराइजिंग थ्रू एनी कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो उसका सोर्स क्या होगा? इंडिया। फॉरेन कंपनी, जैसे फॉरेन कंपनी के, इंडियन कंपनी के शेयर बेचे तो उसका सोर्स क्या होगा? इंडिया। फॉरेन कंपनी के शेयर बेचे तो उसका सोर्स इंडिया नहीं होगा। लेकिन ऐसी फॉरेन कंपनी जो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करती है? इंडिया से, तो उसका सोर्स क्या रहने वाला है? इंडिया। ऐसी फॉरेन कंपनी जो वैल्यू कहां से डिराइव करती है? इंडिया से। सर कब मानते हैं कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया से वैल्यू डिराइव करती है? आपके स्कोप के अभी क्या है? बाहर है। ये मान लो आपको लिखा हुआ है कि वो वैल्यू कहां से डिराइव कर रही है, कोई स्विट्जरलैंड की कंपनी है लेकिन इंडिया से वैल्यू डिराइव करती है, तो उस कंपनी के जो शेयर बेचेगा उसका सोर्स भी क्या रहेगा? इंडिया। और इंडिया में क्या लग जाएगा? टैक्स। रूल नंबर 6, बिजनेस इनकम का सोर्स इंडिया कब मानते हैं? बच्चों बिजनेस इनकम का सोर्स इंडिया तब होता है जब इंडिया के साथ आपका क्या होता है? बिजनेस कनेक्शन। आपका इंडिया के साथ क्या होगा? बिजनेस कनेक्शन। अब कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन? देखो, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में माल बेच रहा है, कोई दुबई का व्यक्ति है, दुबई का व्यक्ति इंडिया में माल बेचता है, उसकी कमाई सिर्फ कहां से होती है? इंडिया से। वो इंडिया में ही माल चिपकाता है, तो उसका सोर्स इंडिया नहीं बचे। उसका सोर्स इंडिया कब मानेंगे? जब उसका इंडिया में क्या होगा? बिजनेस कनेक्शन। तो सर व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन? बिजनेस कनेक्शन का मतलब इंडिया में कुछ परमानेंट स्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। परमानेंट स्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? इंडिया में कोई ऑफिस हो, कोई ब्रांच हो, तो अब इंडिया में ऑफिस है, उस ऑफिस के थ्रू वो सेल्स कर रहा है। इंडिया में ब्रांच है, उसके थ्रू क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। इंडिया में सब्सिडरी और उसके थ्रू क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। तो ही क्या रहेगा? सोर्स इंडिया। ऐसे इंडिया में माल बेचे तो दुनिया में कोई माल बेचेगा ही नहीं, कोई माल बेचेगा नहीं कि भाई इंडिया को माल बेच रहे तो इंडिया, हम जहां रह के माल बेच रहे हैं वहां तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी पागलपंती, ऐसे प्रोविजंस इंडियन सरकार बनाएगी तो इंडियन सरकार के ऊपर बहुत हंसी होगी। हो ही रही है, अभी भी हो रही है। देखिए ना, वो एक स्टेटमेंट दिया था अपनी आंटी जी ने, वो बोला था ना कि यार FIIs की क्या जरूरत है, रिटेलर्स और रिटेलर्स, हमारा देश तो अब रिटेलर्स को आगे बढ़ा के लेके चल रहा है। क्या हो गया? खत्म हो गया ना, चले गए चाइना वो लोग छोड़ के। अमेरिका अभी गोल्डन वीजा की बात कर रहा है, वो बाहर के लोगों को बोल रहा है कि हमारे वहां के इन्वेस्ट करो, हमको पैसे की जरूरत है, आप अपनी करेंसी लेके आओ, 45 करोड़ रुपए हमारे USA में इन्वेस्ट करो, आपको सिटीजनशिप देते वहां की। 45 करोड़ रुपए अच्छी अमाउंट बोली उन्हें, ऐसे 10-15 लाख बोलते तो सब आ रहे चल रहे सब चले जाते, तो इसलिए उनने एक अमाउंट रखा। अब अपने यहाँ बोलते FIIs की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इधर आ जाते वापस से। तो ऐसे माल बेचने से इंडिया से बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन इंडिया में क्या होनी चाहिए? ऑफिस, है ना। अब आप बोलोगे हम तो ऑफिस नहीं खोलेंगे, हम तो हमारा एजेंट क्या कर देंगे? अपॉइंट कर देंगे। बेवकूफ समझे क्या? फ्लावर तो है ही नहीं। तो फिर उस केस में
एजेंट अगर आपका इंडिया में है तो भी आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन। अगर आपका इंडिया के अंदर सीएनएफ एजेंट है, या फिर आपका इंडिया में सोल सेलिंग एजेंट है, या आपका इंडिया के अंदर पीओए एजेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट, मतलब आपके भी पे सारे काम क्या करता है, वो आपके ही काम करता है, आपके भी पे सारे काम जो आपने बोल रखे हैं, जो अटॉर्नी में लिख रखे हैं, वो काम करता है, आपका माल बेचता है। सोल सेलिंग एजेंट आप ही का माल बेचता है। और सीएनएफ एजेंट करके कुछ होता है, स्टॉकिस्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्टॉक, आपका माल रखता है ना, आपका क्या रखता है, माल रखता है। तो बेटा ऐसे 3 एजेंट है, तो आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। लेकिन एक बात याद रखना, आपने इंडिया में ऐसा एजेंट अपॉइंट किया, ऐसा एजेंट अपॉइंट किया जिसका आपके अलावा दूसरे लोगों के साथ रिलेशंस है, कनेक्शंस कनेक्शंस है ना, तो फिर उस केस में वो वाला एजेंट काउंट नहीं होगा, है ना। सो डज नॉट इंक्लूड जनरल एजेंट। जनरल एजेंट मतलब जो सबका एजेंट है बेटा, ठीक है, जो सबका एजेंट है वो फिर आपका बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं माना जाएगा। पक्का? चलिए, बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए इंडिया में। बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट। परमानेंट स्टैब्लिशमेंट मतलब इंडिया में दुकान खोले बिना, ब्रांच खोले बिना माल बेचेंगे तो इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है उस फॉरेनर को। लेकिन एजेंट अपॉइंट कर दोगे तो देना पड़ेगा। लेकिन कौन से एजेंट होने चाहिए, ये 3 एजेंट होने चाहिए। अब आप बोलते हैं ना हम एजेंट अपॉइंट करेंगे, ना हम एजेंट अपॉइंट करेंगे, ना हम ऑफिस खोलेंगे, हम तो वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट बना के इंडिया में माल बेचेंगे, ठीक है। या फिर हमारे इंडिया में डाउनलोड्स या सब्सक्राइबर को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो बाहर रेके ही कर लेंगे। सर्वर भी बाहर है, ऐप भी बाहर डाउनलोड है, लोग उन क्या करते हैं, वो वहां से सर्वर्स का यूज करते हुए अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर लेते। तो भाई अब ऐसे में तो ना फिजिकल प्रेजेंस हुआ, क्या हुआ। तो दोस्तों एक बीच में अमेंडमेंट आया था जिसमें ये लिखा था कि बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। अगर आपकी कोई वेबसाइट है और वो 2 करोड़ से ज्यादा का आप गुड्स या माल, आपका टर्नओवर जो है वो किससे ज्यादा है, 2 करोड़ या उससे ज्यादा, आपके सब्सक्राइबर कितने हो, 3 लाख या उससे ज्यादा। तो मान लो एक कंपनी है, से एक कंपनी है पबजी, वो पबजी करके कंपनी, उसकी इंडिया में डाउनलोड्स कितने हो गए, से 10 लाख डाउनलोड्स हो गए। तो इस केस में पबजी का इंडिया में क्या है, बिजनेस कनेक्शन है। कोई बाहर की कंपनी ने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाया, उसके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड हो गए, ठीक है, लोग वीपीएन डाउनलोड करते तो आपने बाहर की कंपनी का वीपीएन क्या कर लिया बच्चे, डाउनलोड कर लिया। तो इस केस में आपका क्या बन जाएगा, बिजनेस कनेक्शन इंडिया के अंदर। एक बात और याद रखना, डाउनलोड इंडिया में होने से ऐसा नहीं है कि बिजनेस कनेक्शन है तो आपके सारे बिजनेस की इनकम में इंडिया में टैक्स लगेगा। अगर आपके जो सब्सक्राइबर इंडिया से हैं, जो आपका टर्नओवर इंडिया से, उसी पे क्या लगता है, टैक्स। बिजनेस कनेक्शन डज नॉट मीन कि आपके सारे कनेक्शन। सीएनएफ का मतलब होता है केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बच्चे, सीएनएफ, केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, प्यार से इसको स्टॉकिस्ट कहते हैं, स्टॉकिस्ट। 4 केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते हैं, 4 केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते। नॉन रेसिडेंट का इंडिया में ब्रांच तो है, ऑफिस तो है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया से माल खरीदने के लिए है, इंडिया में माल बेचने के लिए नहीं है। आओ ना, अच्छी बात है, आओ हमारे देश में आओ, एक्सपोर्ट होगा हमारे देश का। आपने क्या करा सर, ऑफिस क्यों खोलते, ऑफिस इसलिए खोलते कि यार चलो सुविधा से हम क्या कर लेंगे, परचेज वगैरह कर लेंगे। आपका बिजनेस कनेक्शन माना नहीं जाएगा। आपका बिजनेस पूरा यूएस में है, आप वही माल बेचते, इंडिया में माल खरीदने के लिए ऑफिस खोल लिया, यहां से माल खरीद के वहां बेच रहे, आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है। आपने बोला सर, अभी बोला था ऑफिस में तो है, ब्रांच में तो है, लेकिन वो ब्रांच में अदर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, परचेज के अलावा सेलिंग एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज हुई तो हो सकता है कि आपका इंडिया में क्या हो, बिजनेस कनेक्शन। फिर ये है कि अगर कोई फॉरेन न्यूज एजेंसी है, मैगजीन है, जर्नल्स है, इंडिया से न्यूज कलेक्ट करती है, तो उस इनकम का सोर्स इंडिया माना नहीं जाएगा। बाहर पब्लिश करते हैं ना ये लोग, इंडिया से न्यूज कलेक्ट करते हैं, इनके जर्नलिस्ट वगैरह क्या होते हैं, इंडिया में होते हैं। हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, चाहते हैं कि भैया दुनिया में हमारी न्यूज को क्या किया जाए, शो टेलीकास्ट किया जाए, बताया जाए भारत के बारे में। वी डोंट वांट टू बी लाइक चाइना। तो फिर इस केस में सरकार ने बोला कि इंडिया में आपके एजेंट्स होंगे, न्यूज वगैरह आप कलेक्ट कर रहे होंगे, ताकि इंडिया के बाहर क्या कर पाओ, ट्रांसमिट कर पाओ, तो उसका सोर्स इंडिया माना नहीं जाएगा। फिर एक और एक है, देखो हुआ क्या, यहां पर ऑफिस हो सकता था, उनका एजेंट इंडिया में न्यूज कलेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी उनको क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है, स्पेसिफिकली बोल दिया गया। फिर बच्चों एक बात और है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, इसमें ध्यान से देखना, नॉन रेसिडेंट है और नॉन सिटीजन। नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन कहां का, इंडिया का। कहां का है, इंडिया का। तो इंडिया में आके पिक्चर शूट करता है, मेरा आपका एग्जांपल था वो क्रिस्टोफर नोलान वाला, ठीक है, वो क्रिस्टोफर नोलान इंडिया में आते हैं, बिहार में पिक्चर शूट करते हैं बच्चों, और दुनिया में क्या करते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, ठीक है। सो
सो बिहारी आयरन मैन करके मूवी बनाई उनने, तो वो जो है इनकम, उसका सोर्स इंडिया नहीं माना जाएगा, उसका सोर्स इंडिया नहीं माना जाएगा। इनकम बेटा इंडिया में नहीं होनी चाहिए, इंडिया के बाहर। इंडिया में होगा जो टैक्स लगेगा ना। आप पैसे बाहर रिसीव करो, ठीक है। चलिए इधर देखिए, कब बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं माना जाएगा। पहला तो क्या था, परचेजिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। दूसरा था कलेक्टिंग न्यूज फ्रॉम इंडिया फॉर ट्रांसमिटिंग आउटसाइड इंडिया। फिर तीसरा था पिक्चर, ऐसे ही ऐसा व्यक्ति जो कि नॉन रेसिडेंट है, नॉन सिटीजन है, पिक्चर शूट कर रहा है। एक बात याद रखना, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसके सारे पार्टनर नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन होने चाहिए। पिक्चर शूट करने वाली कंपनी है तो उसके सारे डायरेक्टर, सारे शेयर होल्डर्स नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन होने चाहिए, तो ही ये बात एप्लीकेबल है, नहीं तो ये बात एप्लीकेबल नहीं है। फिर एक और एक था बच्चों, वो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, डायमंड कंपनी को यहाँ बुलाया था और करके, अभी टाइम नहीं हुआ एग्जांपल देने का। आपको सीधा बोलता हूँ कि अगर कोई डायमंड माइनिंग कंपनीज है, वो अनकट डायमंड की एग्जीबिशन लगाने इंडिया आते हैं। अनकट डायमंड की एग्जीबिशन लगाने, बेचने नहीं आते हैं, अनकट डायमंड की एग्जीबिशन लगाने आते हैं। नोटिफाइड एरियाज के अंदर है, कहीं पे भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, कहीं पे भी आ गए नोटिफाइड एरियाज में, तो बच्चे फिर उस केस में उनका बिजनेस कनेक्शन माना नहीं जाएगा। एग्जीबिशन लगाई, वो चलेगा, एग्जीबिशन लगा के उनका प्रेजेंस था, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस था, बाद में किसी ने ऑर्डर दिया और इंडिया में उन्होंने डायमंड खरीदा, तो उसका सोर्स इंडिया नहीं है, ठीक है। ये बात थी आपकी किसकी, बिजनेस इनकम की, है ना। एक बार यहां तक वापस से फटाफट बोल देंगे। सेक्शन 6, रेसिडेंट बनना है तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और या फिर 60 डेज एंड 365, प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज या उससे ज्यादा। सेकंड कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, और इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होगा, जिसका खुद का या पापा का या मम्मी का या ग्रैंड पेरेंट्स में से दादा दादी नाना नानी का जन्म कहां हुआ हो, अखंड भारत में हुआ हो। लेकिन इनके ऊपर सेकंड कंडीशन क्या होगी एप्लीकेबल, अगर इनकी इंडिया से टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ज्यादा है, होगी तो 60 की जगह कितना लेंगे, 120। जो व्यक्ति रेसिडेंट बनता है, तो या तो वो आरओआर होगा या फिर आरएनओआर। अगर किसी को आरओआर बनना है तो कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन तो ये कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 2 बार क्या रहा हो रेसिडेंट, और प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में आपका स्टे रहा हो 730 दिन या उससे ज्यादा, तो आप क्या बन जाओगे, आरओआर। लेकिन जो 120 वाली कंडीशन से बनेगा वो आरएनओआर। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, जो इंडिया का डीम रेसिडेंट माना जाता है, इंडियन सिटीजन हैविंग total income from India more than 15 lakh, not the resident of any country, not paying tax in any country due to any reason, then he will be considered as deemed resident, always RNOR। एचईएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखते हैं, पार्टनरशिप फर्म का भी कंट्रोल मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं, और कंपनीज के लिए इंडियन कंपनी देखते हैं, उनका रेसिडेंट इंडियन कंपनी तो वो रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी होगा तो उनका पोयम क्या होगा, इंडिया, तो ही क्या माना जाएगा, रेसिडेंट। कैसे शिफ्ट हुए थे आगे, फिर वो सेक्शन 5 का अपन ने क्या करा था, चार्ट देखा था, है ना। सेक्शन 5 में इनकम रिसीव्ड इन इंडिया सबके लिए टैक्सेबल, इनकम का सोर्स इंडिया सबके लिए टैक्सेबल। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बिजनेस इनकम इन इंडिया, कंट्रोल कहीं से भी हो, सबके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, है ना। फिर इसके बाद यहाँ बिजनेस इनकम इन इंडिया बोल रहा हूं, इन इंडिया का मतलब ये है कि इंडिया में आपका बिजनेस कनेक्शन है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा है बिजनेस इनकम फ्रॉम इंडिया, तो समझो वहां अलर्ट हो जाओ। बिजनेस इनकम फ्रॉम इंडिया मतलब क्या, बिजनेस इनकम इंडिया से हो रही है, तो जैसे वो दुबई वाले की भी तो इनकम हो रही थी इंडिया से, इंडिया में माल बेचता था वो तो, लेकिन उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होगा तो ही सोर्स क्या होगा, इंडिया, नहीं तो आपका बिजनेस कनेक्शन होना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर था बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, आरओआर और आरएनओआर के लिए है। फिर बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया, आरओआर के लिए टैक्सेबल, अदर इनकम आरओआर के लिए टैक्सेबल, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट किसी के लिए नहीं, एग्जम्प्ट इनकम किसी के लिए भी नहीं। ऐसा प्रोफेशन जो सेटअप इंडिया में हुआ था उसकी इनकम आरओआर और आरएनओआर। जहां पे 15 लाख कैलकुलेट करना है वहां टोटल इनकम देखेंगे, टोटल इनकम के अंदर इंडियन इनकम देखेंगे, लेकिन 2 इनकम जो बाहर की वो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी, मतलब 15 लाख में इंक्लूड की जाएगी, इंडियन इनकम मानी नहीं जाएगी, मतलब 15 लाख में इंक्लूड करना है। ऐसा प्रोफेशन जो सेटअप कहां हुआ हो, इंडिया में, या फिर ऐसा बिजनेस जिसकी इनकम तो बाहर है लेकिन कंट्रोल कहां से कर रहे हो, इंडिया। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि यार सोर्स इंडिया कब होता है, तो सोर्स इंडिया कब होता है, सैलरी आपने सर्विसेज कहां रहकर दी है, इंडिया, तो सोर्स क्या होगा, इंडिया।
सर्विस इंडिया के बाहर भी दे रही है, लेकिन सरकार से क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो भी किसको, इंडियन सिटीजन को, तो ही क्या रहेगा उसका सोर्स इंडिया। इनके दो इनकम एग्जाम होती है बच्चों, फॉरेन अलावेंसेस और पर्क्स, ये क्या रहता है इनका एग्जाम होता है, बाकी चीजें क्या होगी इनकी टैक्सेबल। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यार इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का सोर्स इंडिया कब होता है, इंटरेस्ट का सोर्स इंडिया कब होता है, इंटरेस्ट का सोर्स इंडिया तब होता है जब गवर्नमेंट से मिलता है तो ऑलवेज सोर्स इंडिया, रेसिडेंट से मिलता है तो सोर्स जनरली इंडिया ही होता है, लेकिन उसका यूज, पैसे का यूज भी कहाँ होना चाहिए, इंडिया, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे ना हो, बस रेसिडेंट से हो तो क्या करना है, यूज देखना है। नॉन रेसिडेंट से अगर आपको मिलता है इंटरेस्ट तो फिर उसका सोर्स इंडिया तभी मानते हैं जब उसका यूज इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन के लिए हुआ है, बिजनेस या प्रोफेशन के लिए हुआ है। ये बात रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ गए थे, कैपिटल असेट्स का सोर्स इंडिया कब होता है, कैपिटल इनकम का, कैपिटल असेट्स का सोर्स इंडिया तब होता है जब कैपिटल असेट्स इंडिया में क्या होती है, सिटुएटेड। फॉरेन कंपनी के शेयर्स का सोर्स इंडिया नहीं होता, इंडियन कंपनी के शेयर का सोर्स इंडिया होता है, लेकिन इंडियन ऐसी फॉरेन कंपनी जो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करती है, इंडिया से, उसका सोर्स तो क्या होगा, इंडिया। बिजनेस इनकम का सोर्स इंडिया कब होता है, जब आपका इंडिया से क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन, कनेक्शन होने के लिए आपका प्रेजेंस, स्टैब्लिशमेंट, फिजिकल स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। आपका एजेंट भी चलेगा लेकिन जनरल एजेंट नहीं चलेगा। चार केसेस के अंदर आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, न्यूज कलेक्शन फ्रॉम इंडिया, शूटिंग फिल्म फ्रॉम इंडिया, अनकट डायमंड का एग्जीबिशन, मेयर परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, गिफ्ट एक का सोर्स इंडिया कब मानते हैं, गिफ्ट का सोर्स इंडिया कब मानते, बेटा क्लास नहीं है ये क्लास नहीं है। तो गिफ्ट का मेरे को जितना, मेरे को एक महीने अपन ने कितना टाइम पढ़ा है, जो चीज अपन ने इतना टाइम पढ़ी वो मुझे एक करवानी है और एक महीने में करवानी, प्लस ये सारे क्वेश्चन भी तो करवाने ना, खत्म कैसे होगा, नहीं तो यहाँ तो लेट भी नहीं आऊंगा मैं। नो स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा, 2-3 दिन, ठीक है। सो ये नोट्स की पीडीएफ बेटा भेजेंगे ना, ऐसा थोड़ी करेंगे, भेजेंगे, बिल्कुल देंगे आपको। सुनो सुनो ना आप, गिफ्ट, गिफ्ट का सोर्स इंडिया कब मानते हैं, अरे ये गिफ्ट नहीं सुना, एक्चुअली एक नया पॉइंट था, गिफ्ट तो क्या इंडिया में गिफ्ट मिलेगा तो सोर्स क्या होगा, इंडिया, इंडिया के बाहर गिफ्ट मिलेगा तो सोर्स थोड़ी होगा इंडिया। आप घूमने गए और आपने बाहर किसी व्यक्ति को क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया, तो उसका सोर्स इंडिया थोड़ी है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है, अगर कोई रेसिडेंट इंडिया के बाहर किसी नॉन रेसिडेंट को, चाहे वो कंपनी हो या कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, किसी नॉन रेसिडेंट को या आरएनओआर को, अगर कोई व्यक्ति जो रेसिडेंट है, जो आरओआर है, वो बाहर जाके आउटसाइड इंडिया किसी रेसिडेंट को या नॉन रेसिडेंट को या फिर किसी आरएनओआर को क्या करता है, गिफ्ट देता है, तो उस इनकम का सोर्स भी क्या रहेगा, इंडिया। पढ़ लीजिए भैया। अच्छा ये बात सारी असेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी, आप याद करो 56-10 के अंदर गिफ्ट में अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी सब आती है, यहां पर क्या लिखा है, मैंने हाईलाइट कर दिए सारे वर्ड जो आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ मनी यानी मनी, ये बात किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, मनी पे एप्लीकेबल होगी, बाकी असेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप बाहर जाके किसी को ज्वेलरी गिफ्ट करते हो तो शायद ये प्रोविजन आपका वहां पर एप्लीकेबल ना होगा, सम ऑफ मनी पर ही एप्लीकेबल है, ठीक है। ये माइक भी बहुत स्लो था आज, तो चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा था, ठीक है। ये आपको लिख के दिया बच्चों। फिर रूल नंबर 8, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी असेट, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, असेट और सोर्स ऑफ इनकम इज इंडिया, मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में है, किसका पानी बताइए, निकिता का तो नहीं ना, हाँ फिर दे दे, निकिता का भरोसा नहीं बेटा। चलो ना सुनो बच्चे, एक सेक्शन 7 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
पता है, मतलब ऐसा कुछ खास बात नहीं है, आपको पता है, फिर भी ये सेक्शन के नंबर से बता देता हूँ। कुछ इनकम जैसे एक्चुअली में आपको मिलती भी नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी माना जाएगा कि वो रिसीट इन इंडिया है। जैसे सैलरी, सैलरी में से पीएफ कट जाता है आपका, प्रोविडेंट फंड। तो बच्चों प्रोविडेंट फंड आपको मिला नहीं, लेकिन वो आपके पीएफ अकाउंट में तो क्या हो गया, जमा हो गया। तो उसको क्या मानेंगे, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। क्या मानेंगे उसको, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। तो सेक्शन 7 बोलता है कि कुछ चीजों को क्या मानेंगे, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। लेकिन आपको याद है एक बात अपन ने पढ़ा था, अब वो पढ़ाएंगे सैलरी में, फिर पढ़ाएंगे आपको, आरपीएफ एसपीएफ 12% तक का आरपीएफ क्या होता है, एग्जाम। तो भाई वो तो एग्जाम है, जो 12% से ऊपर मिलेगा वही क्या होगा, टैक्सेबल, वो डीम रिसीट माना जाएगा। 12% तक तो क्या रहता है, एग्जाम रहता है। अच्छा इंटरेस्ट कितना एग्जाम रहता है, 9.5%। तो आपको इंडिया के अंदर आपको जो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ 9.5% तक क्या है, एग्जाम है। 9.5% के ऊपर क्या है, टैक्सेबल। वो कितना खतरनाक सेक्शन पढ़ा था अपन ने वहां पे, सेक्शन 17(2)(7) एंड सेक्शन 17(2)(7)(a). वो 7.5 लाख से ऊपर भी टैक्सेबल, उसका ब्याज भी टैक्सेबल, वो पढ़ेंगे, वो अभी नहीं करते, अभी नहीं करते बेटा, डर जाएंगे बच्चे, ठीक है। फिर आपको याद होगा, शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा, वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, सीसीडी 2, सीसीडी 1। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन एनपीएस में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, वो भी क्या होगा आपका, टैक्सेबल। और एक बार देखना, एनपीएस में तो पूरा की पूरा क्या होता है, टैक्सेबल। एनपीएस के अंदर सीसीडी 2 एंड सीसीडी 1 में क्या मिलती है, डिडक्शन। एक साथ में 80 सीसीडी 1 भी अप्लाई होता है, जहां पे एक्स्ट्रा 50,000 की क्या मिलती है, डिडक्शन। वो अपन वहां देखेंगे। फिर एक और एक है, आप अपने पैसे को कहां ट्रांसफर करते हैं, यूआरपीएफ से आरपीएफ में, तो फिर इसको भी डीम्ड रिसिप्ट मान लिया जाता है। सेक्शन 7 था बच्चों। एक जनरली तो हम क्या करते हैं, दिन गिनते हैं ना कि कितने दिन इंडिया में रहे हो। ये इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप विच इज फॉरेन बाउंड शिप, ध्यान से सुनना, सारे वर्ड क्लियर लिखे हुए, एक एक वर्ड क्लियर लिख दिए। इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ कहां की शिप, फॉरेन शिप, और देसी देसी शिप। एंड लेकिन देसी शिप ऐसी है जो जाना विदेश चाहिए या आना विदेश से चाहिए, मतलब हो देसी लेकिन शो क्या उसके। हाँ, जैसे एक शिप है जो इंदौर, ये इंदौर से क्या, यहां से चलेगी बेटा, यहां से मुंबई तो जाएगी और दुबई पोर्ट पे जाएगी। तो फिर ये कौन सी शिप है, फॉरेन बाउंड शिप। अगर इसका कोई क्रू मेंबर है, तो देखो इसके दिन ऐसे नहीं गिनते। वो क्या करते, उसमें क्या कर रहा है आपको मैंने बताया था, उसके लिए क्या करो बच्चों, उसके साल भर में नंबर ऑफ डेज क्या कर लो, काउंट कर लो। साल भर में नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो कि भैया कितने होते हैं, 365। अपना साल बढ़िया है, 24-25 लीप ईयर तो है ही नहीं इसके अंदर, इसमें से माइनस कर दो कितने दिन वो इंडिया में नहीं था। तो क्या होता है, ये लोग बाहर जाते हैं ना, तो बाहर जाते तो एक सर्टिफिकेट साइन इन करते हैं। सर्टिफिकेट क्या करते हैं, साइन इन। जर्नी स्टार्ट करने से पहले सर्टिफिकेट ज्वाइन इन करते हैं, और जब आ जाते हैं तो साइन ऑफ करते हैं। जैसे मान लो उसने 1 अगस्त को साइन इन किया, 1 अगस्त को उसने साइन इन किया, और साइन जो ऑफ किया वो 31 दिसंबर को किया। तो सुनना, 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर, 1 अगस्त को ही मान लेना कि वो इंडिया में नहीं था, 31 दिसंबर को भी मान लेना कि वो इंडिया में नहीं था। मतलब अब यहां से यहां तक का टोटल कर लेना, इसको 365 डेज में से क्या कर देना, माइनस कर देना। अगर अगर 182 दिन या उससे ज्यादा आ गए ना, तो वो रेसिडेंट है, क्योंकि इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, दैट शिप मे बी फॉरेन बाउंड शिप, may not be foreign bound ship, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, उस पर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। उन पे सिर्फ एक कंडीशन ही क्या होती है, एप्लीकेबल, वो है फर्स्ट। अगर वो हो गया तो वो रहेंगे रेसिडेंट, और रेसिडेंट रहेंगे तो आर वगैरह हम क्या करेंगे, चेक करेंगे करके। ये था, ये थी बच्चों थ्योरी इस चैप्टर की। आज जाना थ्योरी पढ़ना, कल अपन क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व, और कल इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त। और उस नोट्स में एकदम एक एक चीज आप ढूंढ लेना, आपको कुछ और कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, सब इसमें है, सब है इसमें। पीडीएफ भिजवा देते बेटा, वो अभी आपको एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलूंगा, कर लोगे क्या, तो वहां भिजवा देते, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों के लिए मेहनत है बेटा, आप लोगों के लिए सब कुछ। 91 से ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा तो बेटा मैं कुछ दूंगा आपको बेटा, 91 का रिकॉर्ड तोड़ो आप, वो बाद में बताऊंगा।
हाँ वो मुश्किल है बेटा।